मुझे तो लगता है हर तीसरे आखिरी कहानी होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज की डेट में। 10,000 से ज्यादा केसेस सॉल्व किए। उनको प्लेजर चाहिए, आज ही चाहिए। ठीक है, आज अगर प्लेजर मिल रहा है तो खींच लो। शादी से पहले की इन्वेस्टिगेशंस और शादी के बाद की इन्वेस्टिगेशंस ये बड़ी कॉमन है। अच्छा, ऐसे भी केसेस आते होंगे जहां नहीं पता चलता है। आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे तो मैं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करूं। इन 11 ब्रांचेस में हम एटलीस्ट 100 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस करते हैं हर महीने। रिश्ते टूट रहे हैं एक्सपेक्टेशंस की वजह से। ब्लैकमेलर ना आपके फियर पे खेलता है, आपको डर दे के उसको पैसा मिलेगा। ये सब एक ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं जिनका काम ही सिर्फ कॉर्पोरेट्स को ब्लैकमेल करना है। बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बहुत सफ़र कर रहे हैं इस वजह से कि उनके अपने अंदर का आदमी किसी ना किसी कंपटीशन बिजनेस को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है। अंग्रेजी में कहावत है ना कि ट्रूथ समटाइम्स इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन किस तरीके से कंपनी का अरबों रुपए का नुकसान कर देती है। ब्लैकमेलिंग का एग्रीमेंट सुना कभी आपने? ब्लैकमेलिंग का एग्रीमेंट दिखाया उसने मुझे। 1.5 करोड़ रुपए आप दे दोगे, इसके बाद तुम्हारा और मेरा मैटर खत्म, मैं तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जो भी पिक्चर्स वीडियोस चैट्स हैं मेरी वाइफ मैं डिलीट कर दूंगा। छोटे छोटे माइक्स प्लेस करना या कैमरा वगैरह भी लगाते हैं। वो कैमरा प्लेस करके लोगों को ब्लैकमेल करता था। हर किसी के दो चेहरे होते हैं। मदर ने विलफुली अपनी मर्जी से शी सरेंडर्ड हर डॉटर टू हिम। एक लेडी पॉलिटिशियन आई हमारे पास, कहती है नमन जी मेरी बाहर मेरी इतनी स्ट्रांग है, आप तो जानते हो मेरी इमेज कैसी है। मैं लेकिन आपको ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि घर में जो मेरे हस्बैंड है ना, ही इज़ अ वुमन बीटर। इसी तरह का डर बॉलीवुड में भी बहुत है, इमेज का डर। एक मूवी के बारे में नेगेटिव रेटिंग स्प्रेड हो रही थी ज़बरदस्त तरीके से, और उसमें इंटरनेशनल गैंग इन्वॉल्व था जो उनसे पैसे एक्सटॉर्ट कर रहा था कि इसको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट कराना है तो अब हमें इतने पैसे दो। मैं खुद हनी ट्रैप हो जाता हूँ। हाँ, जिन लोगों को हनी ट्रैप कर लिया गया है और फिर उनको ब्लैकमेलिंग करके या तो उनसे कोई काम करवाया जा रहा है, ठीक है, या उनसे पैसे एक्सेप्ट करे जा रहे हैं, ऐसे हमने इन न्यूमरस केसेस किए। पुलिस के अगेंस्ट हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। सर सुसाइड करने जा रहा था और अचानक से भगवान ने आपका एक पॉडकास्ट मेरे सामने ला दिया। अरे वाह। भगवान ने, हस्बैंड ने ज़मीन पे झुक के अपनी नाक ऐसे ऐसे रगड़ी उसने। ठीक है, पता नहीं क्यों आप जो ये कह रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है जैसे भी हमने 1-1.5-2 महीने पहले कुछ ऐसा देखा भी है, कुछ ऐसे लोगों को टीवी पे देखा है। नहीं वैसा नहीं। आपको टू गुड टू बी ट्रू वाली चीज़ों तो बिलीव ही नहीं करना है कभी ज़िंदगी में। लॉजिकल थिंकिंग जोश से ज़्यादा ज़रूरी है। धुरंधर से कई चीज़ें धराशायी हुई हैं, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तो धराशायी हुए ही हुए, पर एक जो एजेंट की छवि थी हमारे जहन में कि साहब एजेंट जो है फरारी में घूमते होंगे, प्राइवेट जेट में फ्लाई करते होंगे, बड़ी खूबसूरत लड़कियां आसपास उनके रहती हैं, वो इमेज धराशायी हुई और हकीकत से हम हुए रूबरू और समझ में आया कि एक एजेंट तलवार की नोक पर चलता है। तो अब मेरी जिज्ञासा इस बारे में और जागी कि भाई एजेंट्स की ज़िंदगी असली तो ये है, तो जो जासूस होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? क्या उतनी ही फैसिनेटिंग होती है? शर्लॉक होम्स या हम जो हमारी जनरेशन ने ब्योमकेश बख्शी देखे, करमचंद देखे, शर्लॉक होम्स देखे, तो क्या उनकी तरह बहुत ही फैंसी होती है या उनकी भी ज़िंदगी की जो हकीकत है वो अलग है? और दूसरा जिज्ञासा जो जागी वो थी कि भाई उनके पास जो कहानियाँ हैं वो तो सुननी बनती हैं, वो तो ज़रूर इंटरेस्टिंग होगी, वो तो बड़ी बड़ी फिल्मों की स्क्रिप्ट से भी इंटरेस्टिंग होगी। तो हमारा सौभाग्य रहा कि हमें नमन जी मिल गए। नमन जी, हमसे संवाद करने के लिए धन्यवाद। आपकी कंपनी ने 10,000 स्लूथ्स इंडिया, यस करेक्ट, 10,000 से ज़्यादा केसेस सॉल्व किए। तो अब 10,000 तो हम यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते लेकिन अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब आप सिर्फ हमें उसमें से जो चुनिंदा मोती हैं वो निकाल के हमारे दर्शकों को सुना दीजिए ताकि बस मज़ा आ जाए। और दूसरा, मैं बहुत विश्वास है मुझे इस बात का कि जासूसों की ज़िंदगी उतनी फैंसी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। तो ये अगर ये मिथ है कि फैंसी होती है तो उसको तोड़ दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो थैंक यू विजय जी, और आई एम रियली डिलाइटेड टू सिट अक्रॉस द रियल बिग बॉस। अरे सर, हम तो सिर्फ नरेटर हैं शो के, हम तो खाली ये बोलते हैं कि हम दोपहर 1 बजे विजय विक्रम सिंह ने संवाद द वीवीएस शो पर नमन जैन जी का तहे दिल से स्वागत किया। तो हम तो बिग बॉस आप ही को जानते हैं, जो पीछे बोलता है वही बिग बॉस है।
तो आई एम वेरी हैप्पी टू सिट विद यू टुडे। और जैसे आपने मुझे बोला कि जो एजेंट्स की ज़िंदगी होती है वो कैसी होती है, जितनी फैसिनेटिंग दिखाई जाती है, जितनी ग्लैमरस दिखाई जाती है ऑन स्क्रीन, कि वैसी होती भी है नहीं होती है। तो आज तक जो ऑन स्क्रीन डिटेक्टिव्स को दिखाया गया ना, वो बेसिकली क्या है कि दे आर फिक्टिशियस कैरेक्टर्स। इवन शर्लॉक होम्स हिमसेल्फ फिक्टिशियस, राइट। सो लेकिन रियल में जो इन्वेस्टिगेटर्स काम करते हैं, इसमें ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत। आपको कितने सारे आप केसेस जब सॉल्व करने जाते हो, कितनी बॉटलनेक्स आती हैं, कितनी जगहों पे ऐसा होता है कि आपको लगता है मैं अभी एक्सपोज हो जाऊंगा। एक्सपोज हो गया इमीडिएटली तो क्या होगा मेरा, मतलब लाइक आप लाइफ डेथ सिचुएशन में फंस जाते हो कई बार, ठीक है। अब मैं जैसे एक यूनियन में को तोड़वाने का मेरा काम मिला था, बहुत टाइम पहले की बात है, आज से 27-28 साल पहले की। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होता था। वो जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता था इंडिया से, उसके जो लेबर थी उसने सबने मिलकर, पूरी इंडस्ट्री की लेबर ने एक यूनियन बना ली। जो एक्सपोर्ट था वो अफेक्ट होने लगा, और लेबर इतनी रूथलेस हो गई कि वो क्या करती थी कि अगर मालिक के ऊपर गुस्सा आ गया ना, उनके प्रोडक्ट में चाय फेंक दी थी, ऐसे कहते कि कर लो जो करना है, और मालिक कुछ कहा तो सारी लेबर एक साथ खड़ी हो जाती थी। इतनी रूथलेस लेबर हो गई थी, मतलब। और इंडिया से एक्सपोर्ट कट के चाइना जाने लगा था। अब उस टाइम पे मैं उस लेबर में एक जर्नलिस्ट बन के, एक अंडर कवर एजेंट बन के गया, और मैंने जो है पूरी की पूरी यूनियन को तोड़वाया। लेकिन ऐसे कई सारे मौके आए जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि ये लाइफ और डेथ सिचुएशन हो सकती है मेरे लिए, कि अगर एक बारी में एक्सपोज हो गया तो ये पूरी की पूरी लेबर मिलके, मॉब मेंटेलिटी होती है, अब कोई छोड़ता तो है नहीं, यू विल बी डेड। तो क्या होता है कि जितनी लाइफ आपको ग्लैमरस बाहर की दुनिया में साउंड करती है, उतनी ग्लैमरस नहीं होती। ऑल्दो जब आप रिस्क लेते हो ना, और रिस्क लेने के बाद जब आपकी अचीवमेंट होती है, तो कितनी इमेंस जॉब सेटिस्फेक्शन देती है। और हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन आप एक नई पजल सॉल्व कर रहे होते हो, आपका ब्रेन हमेशा बिजी रहता है एक नई पजल को सॉल्व करने में। तो आपको एक इमेंस जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। मॉनिटर्स लाइफ नहीं है ना, कि आप जॉब ऑफिस गए, ऑफिस जाके अपने पूरे दिन का 8 घंटे का काम किया और अपने घर वापस आ गए। या मार्केटिंग की जॉब नहीं है, 10 लोगों से मिले जा रहे हो, एक ही प्रोडक्ट को रोज सेल करे जा रहे हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ना आप लोगों की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डेली बेसिस पे सॉल्व कर रहे हो। और जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो बहुत ट्रस्ट के साथ आ रहे हैं, विक्टिम्स हैं लाइफ के, ठीक है। उनके साथ लाइफ ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ठीक है, गलत किया है, जिसकी वजह से उनको हमारे पास आना पड़ रहा है, ठीक है। सो आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहे हो साथ साथ। और जब आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपको ब्लेसिंग्स भी बड़ी सारी देके जाते हैं, ठीक है। तो इट गिव्स यू अ किक, एंड दिस किक कीप्स यू इन दिस प्रोफेशन। लेकिन जैसे मैं वापस आता हूँ क्वेश्चन पे, कि लाइफ जो होती है बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बहुत चैलेंजिंग होती है। आपको जो है हर टाइम अपने टोस पे रहना पड़ता है, आपके ब्रेन का यूटिलाइजेशन हर टाइम पे होता है। लॉजिकल थिंकिंग जोश से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। साइलेंट रहना पड़ता है जानते हुए आपके सामने, जैसे धुरंधर मूवी में दिखाया, ठीक है। उसको वो जो कसाब था, कसाब को उसने अपने हाथ से हथियार दिया, और उसने उसी कंट्री में आके उस हथियार को यूज़ किया। अंडर कवर एजेंट का जब रोल होता है, जब हम कॉर्पोरेट्स में प्लांट करते हैं, कहीं पे प्लांट करते हैं, उनके सामने वाकई में ऐसे इश्यूज आते हैं जहाँ पे जो है उनको रोना आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। हमने एक अंडर कवर एजेंट ऑपरेशन किया, वहाँ पे लार्ज स्केल थेफ्ट होता था, लार्ज स्केल। हमने उस फैक्ट्री में अपने अंडर कवर एजेंट्स को लगा रखा था। अंडर कवर एजेंट चोरों के साथ इतने मिंगल हो गए, उनके घर पे जाते थे, खाना खाए थे, उनकी मदर्स उनको खाना खिलाती थी, वो साथ में सोते थे, साथ में मस्ती करते थे, और लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन हमें देते थे, उनका रोल था। लेकिन जब हमें उनके ऊपर रेड करानी थी पुलिस के थ्रू, तो वो आंसुओं से रोए, आंसुओं से, क्योंकि इमोशंस अटैच हो गए थे। यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन थिंग्स, ठीक है, एज एन अंडर कवर एजेंट, ठीक है, जो आपने जिंदगी में एक्सपेक्ट भी नहीं करी। डिटेक्टिव्स का रोल इज अ वेरी डिफिकल्ट रोल टू हैंडल। आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस किस तरह के आते हैं शुरुआती दौर में? जैसे हमने देखा है कि कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के सस्पिशन में लोग डिटेक्टिव्स को अप्रोच करते हैं। तो क्या शुरुआती दौर में इस तरह के केसेस बहुत आए हैं? अगर आए हैं तो उसमें कोई इंटरेस्टिंग केस जो आप बिना नाम लिए, अगर ऐसे ना बहुत सारे केसेस आते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, शादी से पहले की इन्वेस्टिगेशंस और शादी के बाद की इन्वेस्टिगेशंस, ये बड़ी कॉमन है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसे हैं वो तो कॉमन है ही, अपने पार्टनर्स पे सस्पिशन होना, ठीक है, इज़ वेरी नेचुरल, और आज की डेट में तो बढ़ता ही जा रहा है।
ठीक है, आज से अगर मैं बात करूँ 30 साल पहले की तो कितना कम हुआ करता था, आई रिमेंबर, और आज की डेट में तो इट इज़ ह्यूमंगस, इतना ह्यूज राइज है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केस में, आई कांट इवन टेल यू। मुझे तो लगता है हर तीसरे आखिरी कहानी होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज की डेट में। ठीक है, कुछ डिटेक्टिव होते हैं, कुछ अनडिटेक्टेड रह जाते हैं बस। ठीक है, सो इनफिडिलिटी जो है इतनी राइस पे, इतने रैम्पेंट राइस पे है कि यू नो एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम इट साइलेंटली। आप कितने साल से इस प्रोफेशन में? तकरीबन 28 साल होगा, 1998 से आई एम इन दिस प्रोफेशन नाउ। मैं क्यों पूछ रहा हूँ सवाल कि आप कह रहे हैं कि इट्स ऑन द राइज, सो इज इट ऑल्सो पॉसिबल कि शायद ये पहले भी होता था पर ढका रहता था, अब लोगों के पास जरिया ज़्यादा है ये चीज़ें अनकवर कराने का, या आप ये कह रहे हैं कि मॉरल फैब्रिक थोड़ा सा गड़बड़? मॉरल फैब्रिक अफेक्ट हो गया बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सी, कम्युनिकेशन के चैनल्स खुल गए हैं। ठीक है, मीडिया की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग हुई है इतने सालों में। ठीक है, आपको नेटफ्लिक्स पे, आपको अमेजॉन प्राइम पे, आपको दूसरे चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे, सारी चीज़ें ना, कम्युनिकेशन इज एट योर डोर स्टेप। और आपका ना कल्चर खुल गया है, यू मूव आउट ऑफ द होम्स। पहले की जनरेशन में क्या होता था कि फीमेल्स स्पेशली वर कन्फाइंड टू होम्स, राइट। अब फीमेल्स भी जो है ज़्यादा उनका जरिया खुल गया, बाहर जाके काम करती हैं एंड ऑल दैट। तो क्या है कि यू नो इन्फॉर्मेशन इज एट योर डोर स्टेप। अब उस इन्फॉर्मेशन में आपको क्या दिखाया जा रहा है? आपको दिखाया जा रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने रैम्पेंट हो गए हैं। ठीक है, आपको दिखाया जा रहा है ड्रग्स का यूसेज कितना रैम्पेंट हो गया है। ठीक है, नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसको नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये तो यू नो पार्ट ऑफ द कल्चर बन गया है। हमने तो शो में भी देखा था, उसमें भी हो रहा था, तो ये बेसिकली होता ही होगा। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। और लोगों में क्या है कि पहले में ना लोगों में सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होता था। अभी क्या है, मैंने देखा है ना, लोग सेल्फ कंट्रोल लूज कर रहे हैं। उनको प्लेजर चाहिए, आज ही चाहिए। ठीक है, आज अगर प्लेजर मिल रहा है तो खींच लो। ठीक है, बिना ये सोचे कि क्या हमारे मॉरल्स इसको अलाउ करते हैं, क्या हमारे एथिक्स इसको अलाउ करते हैं। नोबडी थिंक्स अबाउट दैट। प्लेजर मिल रहा है ना, ले लो बस। ठीक है, एंजॉय योर टुडे। और वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा अराइज होने लगी हैं। और क्या हुआ है विद द कोर्स ऑफ टाइम, मैं जेंडर बायस नहीं हूँ बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लॉजिकल थिंकिंग से आप सोचो कि फीमेल्स जो हैं, ठीक है, दे हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू मेन नाउ। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि जो आदमी कर सकते हो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, आदमी को ही क्यों लिबर्टी है सारे काम करने की, विच इज़ ओके, विच आई अंडरस्टैंड डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। बट इस चीज़ में लिबर्टी नहीं होनी चाहिए कि आदमी जो गलत कर रहा है वो मैं भी गलत करूँ। ठीक है, आदमी स्मोक कर रहा है तो मैं भी स्मोक करूँ। आदमी इतनी ड्रिंक कर रहा है तो मैं भी उतनी ड्रिंक करूँ। आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है तो मैं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करूँ। कंपैरिजन इस चीज में जरूर है। आदमी अगर राइज कर रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मैं भी राइज करूं। आदमी आर्मी ज्वाइन कर रहा है, मैं भी आर्मी ज्वाइन करूं। लेकिन गलत आदमी बातों में आदमी का कंपैरिजन, मैं क्वेश्चन पब्लिक के लिए छोड़ता हूं, क्या ये ठीक है? क्या इसमें इक्वालिटी होनी चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी जस्टिफाइड है, मैं कह रहा हूं आदमी भी जस्टिफाइड नहीं, आदमी को भी छोड़ना चाहिए, जो चीज़ गलत है छोड़नी चाहिए। लेकिन क्या अपने आप की इक्वालिटी इस चीज़ में करना इज ओके और नॉट? आई लीव इट टू पब्लिक टू आंसर। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है कि इसकी वजह से सिंस मोर वुमेन आर मूविंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, ठीक है, अब उनके लिए भी ये इन कल्चर बनता जा रहा है, वेयर एवर देयर इज अ मैन इन्वॉल्व देयर इज अ वुमन इन्वॉल्व। ठीक है, तो अलायंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बढ़ते जा रहे हैं। और आप ये बात कह रहे हैं तो इस बात में बहुत वजन है, क्योंकि आप स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप इस तरह के केसेस डील करते हैं। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जी जी जी। हाँ, मैंने 28 सालों में देखी ये चीज़ें अपनी आंखों से होते हुए। आम पब्लिक के लिए ना ये चीज़ें जो है वो समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। हम लोग समझ पाते हैं, हम डेली इतने केसेस हैंडल करते हैं। आपको एक मैं एनालिसिस देता हूँ। हमारी 11 ब्रांचेज हैं अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, इन 11 ब्रांचेज में हम एटलीस्ट 100 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस करते हैं हर महीने। ठीक है, तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि कितना एक्सपीरियंस होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस को हैंडल करने का। और किस वजह से रिश्ते टूट रहे हैं सबसे ज़्यादा? सोशल मीडिया या पावर या एक्सेसिबिलिटी? रिश्ते टूट रहे हैं एक्सपेक्टेशंस की वजह से। ठीक है, क्या बात है, सच ब्यूटीफुल। हाँ, रिश्ते जो है ना, हर पार्टनर की अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन ह्यूमंगसली हाई हो गई हैं। मुझे ये भी चाहिए अपने पार्टनर के अंदर, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हर किसी के अंदर ना 10 लोगों को कंपेयर करेंगे, मुझे शाहरुख खान वाली पर्सनालिटी भी चाहिए, सलमान खान वाली पर्सनालिटी भी चाहिए, और उसके अंदर ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जो ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए, केयरिंग भी होना चाहिए, लविंग भी होना चाहिए। सारी की सारी फैसिलिटीज़ अपनी वाइफ के अंदर भी चाहिए और अपने हस्बैंड के अंदर भी चाहिए।
ठीक है। तो क्या होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है अपने पार्टनर के लिए कि आप ये नहीं सोचते भाई सामने वाला भी तो एक ह्यूमन बीइंग ही है, ठीक है, वो भी तो भगवान का बंदा है, ठीक है, उसके अंदर भी तो नेगेटिव पॉइंट्स ही होंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, तो यू हैव टू एक्सेप्ट हिज नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो, राइट। अब आपको क्या है कि आप पैशन ढूंढने बाहर चले जाते हो, आपकी मैरिजेस डेड हो जाती है थोड़े टाइम बाद, वो रिलेशनशिप नहीं रहते शादी के बाद, ठीक है। सो क्या होता है कि 8 साल 9 साल 10 साल मैरिज को बीत जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं मैरिज में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज में जो आपका पैशन है, सेक्सुअलिटी है, वो अफेक्ट होती ही है, ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं दे डू नॉट बॉदर अबाउट अदर पीपल, उनके पास अपॉर्चुनिटीज आती भी हैं, तब भी वो जो है उसमें फ्लो इन नहीं करते, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज हर किसी के पास हैं लेकिन फ्लो इन नहीं करते, कंट्रोल होता है अपने पर। और कुछ लोग होते हैं जो फ्लो इन कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि चलो आई एम नॉट गेटिंग इट एट होम, ठीक है, लेट मी एंजॉय इट आउटसाइड। आई थिंक यू आंसर्ड इट करेक्टली। मॉरल फैब्रिक का एक बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे यस डेफिनेटली चीज़ों के प्रोलिफरेशन में। Yes. तो बहुत धीरे धीरे धागे खुलते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, परिवारों में भी बड़े सारे पॉलिटिक्स होती रहती हैं, तो कोई ऐसा केस जहाँ इंटरनली कोई रिलेशनशिप? देखो एक ना केस था, मैं इसको ये कहूँगा कि एक ये ऐसा केस है जो ना मुझे सोचने, क्या होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केस तो आते ही रहते हैं, जी, जी। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो ना आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या सोसाइटी में ना फिल्दीनेस कितनी आ गई है, ठीक है। अब एक ये ऐसा केस था जिसमें मेरे पास एक लड़की ने कॉल किया, शी मस्ट बी अराउंड व्हाट 18-19 ईयर्स ऑफ एज। तो मेरे से कहती है कि सर मुझे ना आपका, मैंने एक ये अभी रिसेंट का केस है, मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा है और आप ब्लैकमेलिंग में बड़ी हेल्प करते हो, ठीक है, मुझे ना ब्लैकमेल कर रहा है कोई। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने उससे पूछा कि कौन ब्लैकमेल कर रहा है, तो कहते हैं वो एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल लीडर है। तो मैंने कहा कि आई विल हेल्प यू बट यू साउंड टू बी वेरी यंग। तो मैंने कहा कि विल समवन सपोर्ट यू फ्रॉम ए, मतलब आपने किसी में कन्फाइड किया अपनी फैमिली में इस चीज़ के लिए? तो कहती है कि एक्चुअली में ना मेरी मदर को भी ब्लैकमेल कर रहा है वो। मैंने कहा दोनों मदर और डॉटर को ब्लैकमेल कर रहा है, मतलब हाउ, आप मुझे वो बताओ कि सिचुएशन क्या है। तो शी टोल्ड मी कि मेरी मदर इस एस्ट्रोलॉजर से बहुत पहले मिली थी। वी बिलोंग टू अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, माय फादर इज़ अ बिग पॉलिटिशियन, ठीक है, और हमारी ना बाहर इमेज बहुत स्ट्रांग है, और मेरी मदर स्पिरिचुअलिज्म में, एस्ट्रोलॉजी में बड़ा बिलीव करती थी। तो वो इस आदमी से मिली कई साल पहले। अब उनके जो है धीरे धीरे करके इसके साथ रिलेशनशिप्स डेवलप हो गए। उनको नहीं पता था कि उनकी सीक्रेट इमेजेस और वीडियोस बना रहा है। अब वो कहते हैं कि वो ऑलरेडी मैरिड भी है, उसके बच्चा भी है, बट ही इज़ नॉट अवेयर अफ्रेड ऑफ हिज वाइफ ऑल्सो। मैंने उससे कहा कि भाई उसकी बीवी को बताओ आप, कहते हो ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ हिज वाइफ, क्योंकि अपनी वाइफ को तो बिल्कुल ही दबा के रखता है अपने घर में, उसकी वाइफ के सामने कुछ बोल ही नहीं सकती, ठीक है। सो कहते कि सर आप हेल्प करो। मैंने कहा हाउ डिड यू गेट इंटेंगल्ड इन, हाउ इज ही ब्लैकमेलिंग यू? कहते हैं कि बिकॉज मैं 2 साल पहले मैं भी मिली उससे, और 2 साल बाद 2 साल पहले मेरी मदर ने उसको मुझे उससे मिलाया, और उसने मुझे भी जो अपनी बातों में फंसा के ही हैड रिलेशनशिप मी ऑल्सो। तो मैंने कहा व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो मैंने कहा आपकी मदर को मालूम है बात? कहती है मेरी मदर को मालूम है। तो खैर हमारा काम था उन दोनों को बचाना, ठीक है। कहते कि अगर ये बात बाहर आ गई तो ये बात जो है मेरे फादर का पॉलिटिकल करियर ख़राब कर देगी, और हमारे को जो है हम तो कभी ज़िंदगी में कहीं पे जा नहीं पाएंगे, और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा हमारी फैमिली में। सर आप बचाओ किसी भी तरीके से, उसका हमारी फ़ोटोज़ और पिक्चर्स हैं वो निकलवाओ आप किसी भी तरीके से, और उसको दबा दो किसी तरीके से, वो ऐसा ना करे। तो अब हमने कहा कि भाई आपको जैसा हम कहते हैं ना, फिर उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा वो आपसे ब्लैकमेलिंग कर रहा है, बदले मांगता क्या है, ठीक है। वो कहते हैं कि वो चाहता है कि अब मेरी मदर ना इस रिलेशनशिप एग्जिट करना चाहती हैं, वो ना एग्जिट नहीं होने दे रहा मेरी मदर को, और क्योंकि वो मेरी मदर को एग्जिट नहीं होने दे रहा, वो उनसे और सेक्सुअल फेवर्स चाहता है, ठीक है। पैसे तो वो लेता जो लेता ही है, ठीक है, पैसों की उसकी बहुत हाई डिमांड नहीं है, लेकिन ही डजंट जस्ट वांट टू लीव माय मदर वांट टू एग्जिट आउट दिस रिलेशनशिप, ही वांट्स मोर सेक्सुअल फेवर्स। वो चाहता है कि वो आती ही रहे उनके पास। और जब मैंने उनकी ये कंडीशन देखी तो मैं भी डर गई, ठीक है, मैं भी अब एग्जिट करना चाहती हूँ, तो मुझे भी नहीं एग्जिट करने देगा। अब मैं एग्जिट करना चाहूँगी क्योंकि वो मेरी मदर को नहीं एग्जिट करने दे रहा वो। तो सी द डार्क साइड ऑफ सोसाइटी। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है हम इसको अपने तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि हमारी टीम में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, रॉ ऑफिसर्स रहते हैं, अच्छा। सीनियर मैनेजमेंट में। तो हमने क्या किया कि हमने उनके वहाँ पर जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में उनसे एक कंप्लेंट डलवा दी। पुलिस को हमने अपने फेवर में ले लेते हैं, हम उनसे सारी बात कर लेते हैं, सीनियर अथॉरिटी से, नीचे से भी।
बिना कि कहीं पे एक्सपोज ना हो, कहीं मीडिया में ना आए, कुछ ना आए, किसी को पता ना चले। हमने क्या किया कि एक कंप्लेंट उनके बिहाफ पे फाइल करा दी कि भाई, और एफआईआर में कन्वर्ट नहीं कराया उसको। कंप्लेंट के बेस पे पुलिस को पावर मिल जाती है, पावर मिल गई पुलिस को। हमने उसको एस्ट्रोलॉजर को घर से उठा लिया, ठीक है। जब घर से उठा के लाए, उसके सारे लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, उसके मेमोरी कार्ड्स, ठीक है, उसके जितनी भी डिवाइसेस थे सब हम वहाँ से सारी अच्छी तरह रेड करके सब कुछ छान के ले आए उसके घर से, उसके ऑफिस से, ठीक है। तो जब हम ले आए, हमने सारी चीज़ों को एनालाइज किया, कितनी सारी फीमेल्स की उसने ऐसे वीडियोज़ बना रखी थी उसमें। और जब उसकी पुलिस ने, आपको पता है पुलिस तो अपने तरीके थ्रैश करके पता करती है, तो उसके साथ हम अकेले उसमें बैठे हुए थे कमरे में। तो जिस कमरे में हम बैठे हुए थे, उस कमरे में आके पुलिस जब इनफॉर्मल बातें करती है, जब वो सब कुछ कमिट कर चुका है, कन्फेस भी कर चुका है, उससे जो है सारी हमने मेमोरी कार्ड्स में सारी वीडियो, पिक्चर सब डिलीट करा दिए, हार्ड डिस्क उसकी तोड़वा दी, सब कुछ करवा दिया। जब ये सब चीज़ें हो गई तो जब उससे बात कर रहे थे, ठीक है, तो हमने कहा कि भाई ये मदर और डॉटर का क्या चक्कर है, तूने मदर और डॉटर को दोनों को कर रखा था। तो कहता है कि मेरी मदर, इसका मदर का अफेयर था, तो एक दिन आई वॉज जस्ट स्लीपिंग विद हर, ठीक है, तो मैंने कहा कि आई लाइक ए डॉटर ऑल्सो। तो कहते हैं कि मुझे अपनी डॉटर को लेके आओ। तो मदर ने विलफुली अपनी मर्जी से शी सरेंडर्ड हर डॉटर टू हिम, विलफुली। और वो मुझे इस चीज़ में लगा कि हमारी सोसाइटी, इतना इमोशनल केस था। मैंने कहा कि अपनी ही मदर, ठीक है, और अपनी ही बेटी को इस काम में डाल रही है कि सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, और फादर को कुछ भी नहीं पता है, ना फादर को अपनी वाइफ के बारे में पता है, ना अपने बच्चे के बारे में पता है। हमने उनको उस चीज़ से निकाल तो लिया, हमने कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी ले ली, राइटिंग में दे भी दी, उससे सारे डिवाइसेस भी तोड़वा दिए, सब कुछ करवा दिया। आज तक उसके फादर को मालूम भी नहीं ऐसा कुछ हुआ था, ना किसी और को मालूम है कि ऐसा हुआ था। बट मैं ये सोचता हूँ कि हमारी सोसाइटी किस तरफ लीड कर रही है। ब्लैकमेलिंग की आपने बात करी, तो कॉर्पोरेट में भी ये बड़े आम वो है। हाँ, ऐसे कोई केस जो आपने किया हो और बहुत ही शॉकिंग रहा हो आपके लिए भी, कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग का कोई केस? देखिए, कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग जो है ना बहुत रैम्पेंट हो गई है। अब तो ये इंडस्ट्री बन गई है, ठीक है, अब तो ग्रुप्स बन गए हैं, ठीक है। ऐसे ग्रुप्स, चार्ट अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, आपके आरटीआई एक्टिविस्ट्स, ठीक है, आपके जो हैं एनजीओस, ये सब एक ऐसे ग्रुप्स बन गए हैं जिनका काम ही सिर्फ कॉर्पोरेट्स को ब्लैकमेल करना है। ब्लैकमेल कैसे करते हैं? कॉर्पोरेट्स के लूप होल्स निकाल लेंगे, और लूप होल्स निकालने के बाद उनको जो है वो अलग अलग जगहों पर नहीं कंप्लेंट्स फाइल करना शुरू कर देंगे। सीबीआई में, सेबी में, आपके जीएसटी में, इनकम टैक्स में, पीएमओ में, ईडी में, हर जगह उनकी कंप्लेंट्स फाइल करना शुरू कर देंगे उनके लूप होल्स के बेस पे। और बड़ी वेल ड्राफ्टेड कंप्लेंट्स होती हैं, इसमें अंदर का स्टाफ भी मिला होता है। अब उनके कंप्लेंट्स के बेस पे इनके यहाँ सर्वेज होने शुरू हो जाते हैं। तो कभी रेड हो रही है इनकम टैक्स की, कभी जीएसटी की, भले इनके यहाँ से कुछ भी ना मिले, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि न्यूसेंस क्रिएट हो जाती है। आदमी बिजनेस करेगा या गवर्नमेंट अथॉरिटीज को हैंडल करेगा। और ये लूपहोल्स पकड़ना कोई बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं है, मतलब हाँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कई बार नियम कानून ऐसे वो थोड़े ओपन एंडेड होते हैं, यस, कि अगर सरकार चाहे या ऑफिशियल चाहे तो आपको बता सकता है कि नहीं साहब आपने इसके अगेंस्ट काम किया, जबकि आप विलफुली नहीं कर रहे हो। बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो आप, बिल्कुल। और बिल्डर्स के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। लैंड एक्विजिशन जब होती है उसमें कई सारे लूपहोल्स हो जाते हैं, कई बार प्रॉपर्टी की चेन्स में डिफिकल्टीज हो जाती हैं, ठीक है। लोगों ने ब्लैकमेल करने के भी तरीके बना लिया कि कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी, एक पर्सन को निकाल देंगे, 1970 का एक पर्सन आ जाएगा बताने की ये तो प्रॉपर्टी मेरी थी, 1970 में मेरे से गलत ट्रांसफर कराई गई थी। मतलब लड़ते रहिए। हाँ, अब आपकी ब्लैकमेलिंग के इतने सारे तरीके बन गए हिंदुस्तान में। और क्या है कि कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग हैज़ बिकम अ मेनेस इन द कंट्री। अब ऐसा मैं आपको एक केस बताता हूँ। हमने एक केस किया, एक कंपनी थी, उसमें क्या हुआ कि ये जो कंपनी थी दैट इनके शेयर प्राइसिंग बड़ी डाउन जा रही थी, ठीक है। शेयर ट्रेड हो रहा था एक टाइम पे 1400 रुपये का, ठीक है, और घट घट के 450 रुपये शेयर आ गया, ठीक है। सो अब कंपनी बॉदर्ड थी, क्यों आ गया शेयर? इनके अगेंस्ट वाइड स्केल पे कंप्लेंट जा रही थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, कभी ईडी में, जीएसटी में, पीएमओ में, इनकम टैक्स में, इनके शेयर होल्डर्स के पास, इनके इन्वेस्टर्स के पास, ठीक है, इस कंपनी के लूप होल्स। अब इन्होंने हमें बुलाया। अब क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या था इस केस का? बैकग्राउंड ये था कि ये जो कंपनी थी इसमें इनके यहाँ पहले एक इनकम टैक्स की रेड हुई, ठीक है। वो इनके अंदर के ही किसी आदमी ने मिलके इनकम टैक्स को, ठीक है, कोई
लूप होल्स दे दिए, ठीक है। इनका अंदर का अकाउंटेंट था, वो इनकम टैक्स वालों से मिला हुआ था, उसने इनकी कंपनी के लूप होल्स दे दिए। लूप होल्स देने से इनकम टैक्स की रेड हो गई इनके यहाँ, रेड हो गई, चलो ठीक है, रेड हो गई। अब जिस बात पे रेड हुई इनके ऊपर, ठीक है, इनकम टैक्स ने इनके ऊपर 1000 करोड़ की पेनल्टी डाल दी, 1000 करोड़ की, कि भाई आपको 1000 करोड़ का वो बनता है। इनके जो ऑडिटर्स थे, बिग फोर थे, बिग फोर में से कोई एक ऑडिटर था, ठीक है। सो अब वो जो है वो कहते हैं, बिग फोर कहते हैं जी जिस चीज़ पे इनकम टैक्स ने आपकी पेनल्टी निकाली है, ठीक है, ये बनता ही नहीं है, हम इसको फाइट करेंगे कोर्ट में, ठीक है, और हम आपको रिलीफ दिला देंगे। लेकिन वो इतने पर्टर्ब हो गए थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। अब इतने में इनके एक पर्सन के पास, सीनियर पर्सन के पास एक कॉल आती है, वो कहते हैं जी हम आपके इस मैटर को सॉर्ट आउट करा सकते हैं, और हमारी जो ना आपकी जान पहचान है, हम जो AO है इसका, असेसमेंट ऑफिसर जो है, उसके लेवल से सॉल्व करा देंगे, ठीक है, पैसे वैसे दे के और ये सब करके हम सॉल्व करवा देंगे, और हमारी एक्सपर्टीज़ है इसमें। अब उन्होंने ट्रस्ट के लिए क्या किया, जो रेडिंग पार्टी आई थी, उस रेडिंग पार्टी के एक पर्सन को उन्होंने उनसे इनफॉर्मली मिलवा भी दिया कि जी देखो ये हमारे साथ है, ये आपकी रेडिंग में था या नहीं था, जी हाँ था, ठीक है। उनको ट्रस्ट हो गया पूरी तरीके से, उन्होंने 20 करोड़ में डील सेट कर ली कि 20 करोड़ रुपए लगेंगे, हम आपकी जो वो करा देंगे। उन्होंने 12 करोड़ रुपए एडवांस ले लिए उनसे, 12 करोड़ रुपए उन्होंने दे भी दिए कि भाई हम करा देंगे। अब उन्होंने क्या किया, इसके पेपर्स मांगने शुरू कर दिए, तुम आज ये पेपर दे दो, अपनी इस साल की बैलेंस शीट दो, ये पेपर दे दो, या आपने जो इन्वॉइसेस लगा रखे हैं ये वाले इन्वॉइसेस दे दो अपने, ठीक है। सारे इनसे पेपर धीरे 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 करके पेपर्स इनसे लेते चले गए। अब ये उनके ट्रस्ट में इनको पेपर्स देते चले गए, और कर कुछ नहीं रहे थे, एक्शन कुछ नहीं रहे थे। इतने में इनकी डेट आ गई वहाँ पे IT में। जब डेट आई इनकी तो वहाँ पे अपीयर हुआ ये, तो वहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे जो इनके वो थे ऑडिटर्स थे, मतलब जो बिग फोर थे, उन्होंने फाइट किया वहाँ पे। फर्स्ट डेट में ही इनका जो वो था, जो पेनल्टी लगाई थी इनके ऊपर 1000 करोड़ के आसपास की, वो 50% कर दी, ठीक है। फर्स्ट डेट में इनको अपने ऑडिटर्स के ऊपर भरोसा आ गया, इन्होंने कहा जी हमारे ऑडिटर्स ही सही हैं, ठीक है, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक, सिर्फ पेपर्स ही लिए जा रहे हैं, आज तक कुछ कर तो रहे नहीं है। उन्होंने कहा भाई हम इसको जो ना बंद करना चाहते हैं, आपका अरेंजमेंट, आपको जो हमने पैसा दे दिया आपको दे दिया, हमें आगे बढ़ना ही नहीं है आपके साथ, हम जो है इसको कोर्ट में ही लड़ेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि कहते हैं जी नहीं आपका तो 20 करोड़ का सेटलमेंट हुआ था, आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, आप बीच में विड्रॉ कर रहे हो, हम तो नहीं कर रहे ना कुछ। इन्होंने क्या किया, 8 करोड़ दे दिए उनको, बचे हुए 20 करोड़ में ख़त्म हो गया। अब इनके अगेंस्ट सारी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई। थोड़े टाइम बाद सारे जो लूप होल्स इन्होंने अपने दिए थे, उन्हीं लूप होल्स के बेस पे सारे में हिंदुस्तान में कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई इनकी हर डिपार्टमेंट में। जैसे मैंने बताया ED CBI इन्वेस्टर्स के पास, इनके उसके पास सारे में कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई, शेयर होल्डर्स के पास, मेजर शेयर होल्डर्स के पास, सबके पास आनी शुरू हो गई। अब वो जो है पर्टर्ब हो गए। अब इन्होंने जो है ना, इनको समझ नहीं आया इसका कंप्लेंट्स का सोर्स क्या है पहले तो, ठीक है। फिर लेकिन इनको शक भी था कि कहीं यही लोग तो नहीं कह रहे कि ये सीक्रेट उन्होंने इन्हीं को दिए थे। तब जो इनका हेड था उससे इनके एक पर्सन ने कांटेक्ट किया, वो कहता है हम ही कर रहे हैं, अगर आपको उसको स्टॉप कराना है तो जी 50 करोड़ रुपए का टोटल मान के चलो, 30 और दे दो, हम इसको बिल्कुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इनके इतने में इतने सर्वेज वगैरह हो गए थे, घबरा गए थे कि भैया वो एक केस अलग चल रहा है, ऊपर से GST का सर्वे और हो गया, ये हो गया वो हो गया, किस किस को हैंडल करें हम, ठीक है। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़े कि भैया तुम 30 भी लो और ख़त्म करो इस मैटर को। अब अच्छा 30 ले लिए, अब मैटर 6 महीने तक सेटल्ड, 6 महीने बाद फिर कंप्लेंट चालू। अब उनको तो रस लग गया मुंह में। और जितने ही ब्लैकमेलर्स होते हैं ना, इनफैक्ट मैं पब्लिक को ही बताना चाहूँगा कि कभी भी ब्लैकमेलर को पैसा नहीं देना चाहिए, 1 रुपया भी, ठीक है। जैसे ही आप पैसा देते हो, आप मैंने हज़ारों केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें आपके पास डिमांड दोबारा से आएगी ही आएगी, और 1 की 10 बन के आएगी। तो ब्लैकमेलर को ना कभी पैसा नहीं देना चाहिए, ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, ब्लैकमेल मत हो, बिकॉज आखिर में आपको ज़िंदगी भर ही होते रहोगे आप। इस टाइम पे वो हमारे पास आए, जब हमारे पास आए उन्होंने कहा जी ये हम ऐसे ऐसे इशू में फंस गए, आप इसमें वो करो, इसको ठीक करो। अब हमने जो है, क्योंकि हम कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग हैंडल करते रहते हैं, ये जो इनका मेन ब्लैकमेलर था, इसके नीचे जो है एडवोकेट्स भी थे, चार्ट अकाउंटेंट्स भी थे, वो जो इनकम टैक्स के जो पर्सन थे वो भी थे। इसने पूरा एक नेक्सस बना रखा था। हमने क्या किया, इस पर्सन के अगेंस्ट एक 360 डिग्री चेक किया। हमने इसके लूप होल्स निकालने शुरू किए कि इसने पहले पास्ट में किस किस के साथ ऐसा किया है, किस तरीके से पास्ट में इसको सब्साइड किया गया था, इसके पास जो है
पहले इसमें जो है कोई लीगल केसेस तो नहीं चल रही, कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रही, इसकी पर्सनल लाइफ में कोई लूप होल्स तो नहीं चल रहे किसी भी तरीके के, इसके जो है ये एग्जैक्टली जो है ये पर्सन करता क्या है, इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसको कोई पीछे से फाइनेंस तो नहीं कर रहा है सब करने के लिए, इसकी बैकिंग किसके साथ है, इसके पॉलिटिशियंस के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ या किसी और पर्सन के साथ, कहाँ कहाँ पे किससे जुड़ने, कैसे कैसे लिंक्स हैं इसके, हर चीज़ हमने इसके बारे में हर चीज़ निकाली, फाइंड आउट किया कि हम इसको कहाँ पे सब्साइड कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया कि जब हमारे सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो गई, हमने इनके एग्जीक्यूटिव्स को बोला कि अब हमें ना एविडेंस चाहिए कि दैट ही इज आस्किंग पेमेंट्स फ्रॉम यू। तो हमने इनके एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के कोट में कैमरा लगा के भेजा, सीक्रेट कैमरा, हमने उनका कोट ले लिया जो नॉर्मली उसका पहन के जाते थे, 3-4 कैमरा से उनको इक्विप करके भेजा अलग अलग चीज़ में, उनके जो बॉक्स था चश्मे का कवर उसमें कैमरा भेजा हमने, एक डायरी था डायरी प्लानर में हमने कैमरा भेजा, और एक हमने उनका जो ब्लेजर था वो ले लिया, ब्लेजर के अंदर हमने कैमरा लगा दिया, एक इंडक्ट कर दिया कि कोई भी कैमरा हमारे को, क्योंकि ये मीटिंग दोबारा नहीं होगी, इट्स अ वेरी क्रूशियल मीटिंग, हमें एविडेंस चाहिए कि दैट ही इज आस्किंग फॉर द पेमेंट्स फ्रॉम यू। वो गए, उन्होंने जो है वो पेमेंट्स का पूरा उसका वो बना लिया, उसका स्ट्रिंग ऑपरेशन बना लिया दैट ही इज आस्किंग फॉर द पेमेंट, बिकॉज पर्सनल मीटिंग में मांगते थे, फोन पे मांगते भी नहीं थे, फोन पे बात ही नहीं करते थे, और सारी चीज़ें मोबाइल फोन वगैरह सब बाहर रखवा देते थे। तो कोई जरिया नहीं था कि आप किस चीज़ में रिकॉर्डिंग करके लाओगे, पूरी तलाशी लेते थे। इन चीज़ों की तलाशी कोई लेता ही नहीं है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ब्लेजर में तलाशी लेके कर भी क्या लेंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं उनको। तो हमने इस तरीके से फिर उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स बनाई, तो हमारे पास क्लियर एविडेंस आ गया उस पर्सन का, उससे सारे लूप होल्स आ गए, सारे हमारे कॉन्टैक्ट्स पता चल गए। अब हमने क्या किया कि इस स्टिंग ऑपरेशन के बेस पे हमने पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिया, उसकी कंप्लेंट फाइल करवाई, कंप्लेंट फाइल करवा के उसको जो हमने कहा जी इसको फुल थ्रॉटल लेंगे, ब्लैकमेल नहीं होना है। हमने जो है उसने 1 करोड़ रुपए मांगे थे, भाई 1 करोड़ रुपए मुझे एडवांस दे दो तो मैं अभी के लिए स्टॉप कर दूंगा, बाकी के आप बाद में देते रहना। 1 करोड़ रुपए की डील उसके फार्म हाउस पे करवाई, ठीक है। 1 करोड़ रुपए जब वो कैश देने गए, ठीक है, तब वहां पे उसके बेस पे पुलिस रेड करी, वहां पे उठवाया उसको। देन द मैटर, होल मैटर गॉट सबसाइड, देन पूरी चेन पकड़ी गई उनकी। अच्छा, ऐसे भी केसेस आते होंगे जहां नहीं पता चलता है, जैसे इसमें इनसाइडर जॉब नहीं था, लेकिन कई इनसाइडर जॉब वाले भी केस आते होंगे। इनसाइडर जॉब वाले तो बहुत केसेस आते हैं, और जहां पे नहीं पता चल रहा है कि है कौन ये। बहुत इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं ऐसे। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जहाँ पे जो ना कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बहुत सफ़र कर रहे हैं इस वजह से कि उनके अपने अंदर का आदमी किसी ना किसी कंपटीशन बिजनेस को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, या कई बार कॉम्पिटिटर जो है आप ही के बिजनेस में आपका एम्प्लॉय बन के अपना मोल घुसा देता है, ठीक है, और वो अंदर की इन्फॉर्मेशन गेन करता रहता है। कभी डायरेक्टर के कैबिन को जाके बग कर देगा, उसकी इन्फॉर्मेशन सुनता रहेगा, ठीक है। कभी जो है वो नीचे के एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन गेन करता रहेगा, अपने अकाउंट्स में अपनी वो बना लेगा, दोस्ती बढ़ा लेगा, HR में अपनी दोस्ती बढ़ा लेगा, जहाँ जहाँ पर भी उसको की इन्फॉर्मेशन है वहाँ से उनसे दोस्ती बढ़ा के इन्फॉर्मेशन गेन करता रहता है और कंप्यूटर्स को पास ऑन करता रहता है, ठीक है। और ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें एम्प्लॉय सिर्फ कंप्यूटर्स को इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करते, जर्नलिस्ट को, न्यूज़ चैनल से इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसा केस मैं आपको एक केस बताता हूँ। इस केस में क्या हुआ कि एक कंपनी है, बड़ी फेमस कंपनी है, इंडिया में सभी जानते हैं उस कंपनी को, ठीक है। सो इस कंपनी का शेयर जो है मार्केट में बड़ा हाई रेट पे ट्रेड हो रहा था, ठीक है। इनका IPO खुला, IPO में बड़ा अच्छे प्राइस पे IPO खुला इनका, सब कुछ एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, और शेयर का रेट 20% रह गया, ठीक है। क्यों रह गया? क्योंकि इनके बारे में नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड करनी शुरू कर दी। एक जो है एक बड़ी रिस्पेक्टेड, वेल रिस्पेक्टेड कंपनी है, उसका एक सीनियर पर्सन इनके बारे में नेगेटिव इनकी इक्विटी के बारे में कंपनी का नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड कर रहा था, ठीक है। सो वो नेगेटिव, अच्छा वो कंपनी इतनी रिस्पेक्टेड है कि लोग उसकी न्यूज़ जो कहते थे, रिसर्च जो वो देता था, रिसर्च अपनी देता था, वो सब बिलीव कर लेते थे। फिर 2 प्रेस रिपोर्टर्स थे एक पर्टिकुलर चैनल के, बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है वो जो इकोनॉमिक न्यूज़ देता है, ठीक है। सो उसके जो 2 रिपोर्टर्स थे वो जो है इसके अगेंस्ट नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड करना शुरू कर दिया, इस कंपनी के अगेंस्ट लार्ज स्केल पे नेगेटिव न्यूज़। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि इस कंपनी के शेयर डाउन जाते जा रहे थे। अब वो कहते हैं कि भाई इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है, हमारा शेयर का प्राइस में इतना लॉस हो रहा है कंपनी को, और ये ना नेचुरल नहीं है, और ये जो इन्फॉर्मेशन इनके पास जा रही है, ये इन्फॉर्मेशन का सोर्स इनको कहाँ से मिल रहा है, इनको इन्फॉर्मेशन जा कहाँ से रही है इतनी हमारी, ठीक है। तो उनको जो है फाइंड आउट करना ये पूरा नेक्सस क्या है। अब हमने उस पर्सन के ऊपर, जो मेन पर्सन था, जो जिस कंपनी की बड़ी रिस्पेक्ट है, जो इनके अगेंस्ट नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड करी थी, उस पर्सन के ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। हमने उसके सारे एसेट चेक किए विच आर बियॉन्ड इज नोन सोर्स ऑफ इनकम। तो हमने देखा उसकी सैलरी तो होगी उस कंपनी में मुश्किल से 1.5-2 करोड़ की, उसके एसेट्स होंगे कम से कम 100 करोड़ के,
ठीक है, उसने इतना पैसे इकट्ठा करके रख रखा था, तो 1-2 करोड़ पर एनम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और एसेट्स होंगे 100 करोड़ के, ठीक है। सो हमने फिर वो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करी जो उनके नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड कर रहे थे, ठीक है। इनका हमें ये लिंक मिल गया कि जो पर्सन है, हम जब इनको फॉलो कर रहे थे, जो इस कंपनी का पर्सन है, ये इन 2 जर्नलिस्ट से भी मिल रहा है अनऑफिशियली एक प्लेस पे, जबकि इस न्यूज़ चैनल के साथ इस कंपनी का क्या ताल्लुक है? ये अलग कंपनी है जो इक्विटी में डील करती है, जो इक्विटी के बारे में अपने रिसर्चेस देती है, और ये 2 जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, जो अलग न्यूज़ चैनल के हैं। इनका आपस में क्या रिलेशन? बट दे आर मीटिंग, ठीक है। तो हमारे को तो वहीं से शक हो गया कि वाई दे आर मीटिंग। आपने उसका जो न्यूज़ चैनल थे उनके जर्नलिस्ट को भी सर्वेलेंस में रखा। जब हमने उनको सर्वेलेंस में रखा तो एक दिन ये जाके जो हमारी क्लाइंट कंपनी थी उसके एक एम्प्लॉय को मिले, ठीक है। जहां पर वो जब मिले हमने उनके वीडियोस बना लिए, तो हमें आइडेंटिफाई हो गया कि भाई ये जर्नलिस्ट हमारी क्लाइंट कंपनी के आदमी के साथ क्यों मिल रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, ठीक है। तो ऑब्वियसली द रीजन मस्ट बी ओनली वन कि ही इज पासिंग ऑन इन्फॉर्मेशन, बट वो बड़ा की पर्सन था, ठीक है, और कंपनी में शेयर होल्डर भी था। अब उनको ये जानना था कि भाई बिना एविडेंस से कुछ नहीं कर सकते थे, वो मिल रहे हैं इज नॉट एन एविडेंस, बट वो इंफॉर्मेशन क्या पास ऑन कर रहे हैं इज इंपॉर्टेंट। फिर हमने इंफॉर्मेशन क्या पास ऑन कर रहे हैं उसके लिए उनके एम्प्लॉय के कैबिन में बग लगाए, और बग लगा के ऑफिस के अंदर रात को गए हम, जब कोई नहीं होता कंपनी, तो उनके कैबिन में हम बग लगाए। ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने कहा, उनका अपना प्लेस था कि ये देखने के लिए इंफॉर्मेशन क्या पास ऑन करता है, तो उसमें सारा डेटा है किस तरीके से वो इनके टच में है, किस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है। देन जो सिस्टम का मोल था उन्हें बाहर निकाला। नाउ दिस कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, नाउ देयर शेयर्स हैव आल्सो स्टार्टेड राइजिंग अगेन, दे हैव रीच्ड टू अ रिस्पेक्टेबल लेवल नाउ। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर मैनेज। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है मैं आपको ये बता रहा हूँ। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन किस तरीके से कंपनी का अरबों रुपए का नुकसान कर देती है। बगिंग की आपने बात करी, उस पर थोड़ा सा अगर आप रोशनी डाल सकें कि क्या है बगिंग? सिर्फ छोटे छोटे माइक्स प्लेस करना या कैमरा वगैरह भी लगाते हैं? देखिए क्या होता है कि आजकल ना इतनी सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस आ गई हैं कि आप कहीं पे कोई भी डिवाइस लगा सकते हो, ठीक है, और इतनी रिफाइंड होती हैं कि इजीली कैप्चर भी नहीं हो पाती। उसके लिए आपको पूरा एक सिस्टम चाहिए जिसको हम कहते हैं TSCM का सिस्टम, टेक्निकल सर्वेलेंस काउंटर मेजर, जिसमें बड़ी सारी डिवाइसेस यूज होती हैं। उसका ऑपरेटस ही 5 करोड़ रुपए का होता है पूरा, सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए कैमरा है या नहीं है कहीं पे, या कहीं पे बग तो नहीं प्लांटेड है, ठीक है। तो लोग जो सोचते हैं कि हम नेकेड आई से बग को देख सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, वरना इतना बड़ा ऑपरेटस की कभी जरूरत ही ना पड़ती, ठीक है। सो क्या है कि जो कैमराज हैं आज की डेट में उसको किसी भी इसमें इंडक्ट किया जा सकता है। यू डोंट नीड अ शेप फॉर द कैमरा, यू कैन मेक अ शेप फॉर द कैमरा। अब जैसे आपका ये स्टूडियो है, मैं इसकी पेंटिंग में प्लेस कर सकता हूँ, ये जो टिश्यू बॉक्स है इसमें प्लेस कर सकता हूँ, इस बॉटल में प्लेस कर सकता हूँ, ये जो आपका वास रखा है इसमें मैं कैमरा प्लेस कर सकता हूँ, इस माइक में कैमरा प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, इसकी फॉल सीलिंग में कैमरा प्लेस कर सकता हूँ, इसके फैन की जो ऊपर की डब्बी होती है ना उसमें प्लेस कर सकता हूँ, AC की वेंट में प्लेस कर सकता हूँ, किसी की जो आपका स्विच बोर्ड है इसके स्विच बोर्ड के अंदर कैमरा प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। आप कहाँ कहाँ पर ढूंढोगे? आपके टीवी लगा हुआ है सामने, टीवी के अंदर कैमरा प्लेस, अंदर टीवी के प्लेस कर सकता हूँ। आपका टाटा स्काई का बॉक्स लगा हुआ, टाटा स्काई के बॉक्स के अंदर कैमरा प्लेस कर सकता हूँ। यू विल नेवर बी एबल टू सर्च। ऐसे रिफाइंड कैमराज हैं, यू कैन प्लेस देम एनीवेयर, और उनको डिटेक्ट करने का जो सिस्टम है, ठीक है, वो भी बड़ा एडवांस सिस्टम है, ठीक है, जिसमें बड़े सारे नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर जिसको NLJDs कहते हैं, थर्मोग्राफिक इमेजर्स यूज़ होते हैं, मेंटर रेज यूज़ होते हैं, स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स यूज़ होते हैं ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्वालिटीज़, ठीक है, ये डिटेक्ट करने के लिए कहीं पे बग है या नहीं, कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी वहाँ से रेमिट हो रही है नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें तो होटल्स वगैरह में भी हो सकती हैं बड़े आराम से? बिल्कुल हो सकती हैं। मतलब हम सेफ नहीं है होटल में? होटल में देखो, अगर आप रिलायबल होटल में जा रहे हो, जी, ठीक है, जिसकी एक अच्छी साख है, लाइक यू नो दे आर रिस्पेक्टेड, तो ऐसे होटल में होने के चांसेस कम होते हैं ऑब्वियसली। हाँ, होने को तो कहीं भी हो सकता है, नोटोरियस एम्प्लॉय कहीं पे भी हो सकता है। हमने एक केस किया था, वो भी एक ऐसी नोटोरियस एम्प्लॉय था 5 स्टार होटल का, वो कैमरा प्लेस करके लोगों को ब्लैकमेल करता था होटल रूम में। फिर हमने उसको पुलिस से पकड़वाया था एक केस में। तो होटल गलत नहीं करता। अगर ये केस आप बता सकें, क्योंकि ये लोगों के लिए जानना जरूरी है कि इवेंचुअली तो है इंसान ही सब, ब्रांड कोई भी हो। करेक्ट, नीचे काम करने वाला तो इंसान ही है ना। हाँ, तो ये केस भी आप बताएं, और अगर कुछ मेजर्स आप सजेस्ट कर सकें उन लोगों के लिए। ये स्पेसिफिक टू होटल में आप पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं भी बहुत ट्रैवल करता हूँ और वी जनरली स्टे इन 5 स्टार्स, बट एज यू सेड कि खराब एम्प्लॉइज कहीं भी हो सकते हैं, ब्लैक शीप्स कहीं भी हो सकते हैं। yes. So what was this case?
And what are the basic things to look out for if that's possible for layman? अच्छा, चलो पहले मैं आपको एक केस, ये वाला केस बताऊं. ये जो केस था, ये केस था जिसमें ये हमारी जो क्लाइंट थी, मतलब हमारा क्लाइंट था बेसिकली, उसकी गर्लफ्रेंड थी. क्लाइंट ने हमें कांटेक्ट किया कि जो वो और उसकी गर्लफ्रेंड एक होटल में गए थे, ठीक है, और जो होटल का स्टाफ है वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है. ठीक है, तो मैंने कहा कि सिचुएशन बताओ अब क्या थी. देन ही टोल्ड अस द बैकग्राउंड. कहते हैं कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड उस होटल में गए थे एंड वी स्टेड देयर. एंड वो जो होटल था वो हमें तो पता नहीं था, हम स्टे करके आ गए वहाँ पे. अब 2 महीने बाद जो मेरी जो वाइफ थी, सॉरी मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, वो अपने हस्बैंड के साथ उसी होटल में गई क्योंकि वहाँ पे कोई शादी का फंक्शन था. ठीक है, अब उसने क्या किया, जब वो शादी के फंक्शन में गई तो जो वहाँ का एम्प्लॉय था उसने देख लिया कि ये लड़की मैरिड है और ये अपने हस्बैंड के साथ आई है अब, और ये पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी. ठीक है, तो कहता है कि अब वो मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है कि उसके हस्बैंड को सारी वीडियोस पहुंचा देगा सारी. अच्छा, उसने क्या किया था, उस पर्सन ने उसके सारे वीडियोस बना रखे थे पहले से ही, अंदर सारे सीसीटीवी के रिकॉर्ड्स निकाल लिए उसने. अपने होटल में एक्सेस था, पूरा रजिस्टर का एक्सेस था कि वो दोनों वहाँ पे जा रहे हैं. ठीक है, उनके आधार कार्ड लगे हुए थे दोनों के, उसके रिकॉर्ड्स निकाल लिए. अंदर होटल में उसने कैमरा लगा रखा था रूम के अंदर, उसने कैमरे की इमेजेस निकाल ली, सारी वीडियोस निकाल लिए. अब वो इन चीज़ों से उसको, इन दोनों को कर रहा था ब्लैकमेल, और काफ़ी हैवी अमाउंट इनसे ले भी चुका था. ठीक है, और फिर भी ब्लैकमेल करे जा रहा था कि मैं, अच्छा वो इतनी पर्टर्ब थी वो लेडी, वो कह रही मैं सुसाइड कर लूँगी, और मेरे हस्बैंड को पता नहीं चलना चाहिए या मेरे घर में पता नहीं चलना चाहिए, मेरे पेरेंट्स को पता चल के मेरे पेरेंट्स की बदनामी हो जाएगी. ठीक है, तो मैं सुसाइड कर लूँगी. वो सुसाइड करने पे एकदम आमादा थी. तो तब वो हमारे पास आए, तब हमने इस पर्सन को इन्वेस्टिगेट करके पूरा, और इसको पूरी तरीके से सबसाइड किया, इसे सारे वीडियोस फोटोग्राफ्स रिकवर किए. ठीक है, और उससे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ली. दिस इज एग्जैक्टली दैट व्हाट वी डू इन ब्लैकमेलिंग केस. बट उसमें क्या था कि इट वॉज अ लेसन, इट्स अ लेसन फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि दे हैव टू बी ऑलवेज कॉशियस एंड ऑलवेज अलर्ट. और उस अलर्टनेस में हम क्या क्या कर सकते हैं? जो अगर सपोज आपको होटल कहता है जी हमारे पास कोई और रूम नहीं है, एक ही रूम खाली है, इसी में एकोमोडेट कर सकते हैं. ठीक है, एंड अगर आप देखो एज अ कपल जा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, तो नोबडी वुड बॉदर ऑल्सो, और होटल का स्टाफ भी कभी कोई ऐसे करेगा नहीं. दे ओनली डू इट व्हेन दे रियलाइज कि पीपल आर कमिंग हियर फॉर शेडी एक्टिविटीज. ठीक है, कोई गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा है, कोई किसी प्रोस्टिट्यूट को लेके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई शेडी एक्टिविटी के लिए आ रहा है ना, तब लोग ऐसा काम करते हैं. ऐसे टाइम पे ठीक है, आपको एक तो सबसे पहले अपना रूम चेंज करा लो. जो रूम वो आपको एलोकेट करे ना, बोलो जी ये रूम पसंद नहीं आ रहा, मैं दूसरा रूम दो. ठीक है, फर्स्ट क्योंकि अगर उसमें कोई कैमरा प्लांटेड होगा, वो सबसे पहले आपको उसी रूम में भेजेंगे जिसमें कैमरा है. ठीक है, तो आप अपना रूम चेंज अगर कर लोगे तो उनका जो प्लान है वो पहली बात तो वही फेल हो जाएगा. 1-2 रूम चेंज करके नहीं मुझे ये भी पसंद नहीं है, मुझे ये भी पसंद नहीं है, तीसरे में चले जाओ जी, मुझे तो तीसरा वाला दो. ठीक है, सो सबसे ज़्यादा हमने रूम चेंज कर लिया. फिर इसके सिवा ना आपके पास, आप अपनी आंखों से नेकेड आई से देख सकते हो, ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वरना इतने बड़ा इक्विपमेंट ना बना होता, कि कैमरा कहाँ पे हो सकता है. फॉल सीलिंग में हो सकता है, जैसे हमने बताया, पंखे में हो सकता है कैमरा, टाटा स्काई के बॉक्स में हो सकता है, टेलीविजन में हो सकता है, किसी भी पेंटिंग के अंदर कैमरा हो सकता है, वहाँ पे किसी वॉस में कैमरा हो सकता है, कहीं भी पे भी हो सकता है. तो बस आप एक नज़र ही मार सकते हो, लेकिन वो नज़र मारना इज़ नॉट इनफ एक्चुअली. इतने हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं, इतने हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं. सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग केसेस आपने अभी बताए, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, लेकिन एक ये जिज्ञासा जगती है कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई. शुरुआत इन द सेंस, कोई एक तो केस होगा ना जो जिसने आपको ये कॉन्फिडेंस दिया होगा कि यार दिस इज व्हाट आई मस्ट डू. एक्चुअली में क्या है कि इनिशियल केसेस में ही ना, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किए, बड़े रिस्की केसेस किए. ये आप 28 साल पुरानी बात, 28 साल पहले तो. लेकिन और वो जो रिस्की केसेस थे वो ऐसे केसेस थे जिसमें कई बार मेरे घर पे थ्रेटनिंग कॉल्स भी आई, बहुत सारी चीज़ें हुई उस टाइम, क्योंकि आपका यंग ब्लड होता है. ठीक है, मैं आई वॉज जस्ट व्हाट 22 ईयर्स ऑफ एज. तो आई यूज्ड टू डू एनीथिंग. तो बेसिकली क्या है कि, लेकिन एक ऐसा केस जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस प्रोफेशन में रहना चाहिए, इट्स अ गुड प्रोफेशन. तो उससे पहले हमने कई सारे रेड्स भी करा चुका था मैं, कहीं वो यूनियन एक्टिविटी वाला केस ही मैं कर चुका था, जिसमें मैंने जर्नलिस्ट बन के गया था शुरुआती में. लेकिन ये केस जो था, इससे मुझे लगा कि मुझे इस प्रोफेशन में रहना चाहिए. इसमें क्या था कि एक
लेडी थी वो, मतलब लाइक अपने फैमिली के साथ रहती थी, उसके बच्चे भी थे, हस्बैंड भी था, वो घर से गायब हो जाती है। ठीक है, सो अब हस्बैंड हमारे पास आता है कि भाई उसको मुझे ट्रेस करना। दे वर अ वेरी बिग फैमिली। ठीक है, लेडी जो थी स्पिरिचुअलिज्म में बड़ा बिलीव करती थी, तो वो भगवान में बिलीव, स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव बहुत ज़्यादा करती थी। तो उन्होंने पहले पुलिस में कंप्लेंट कराई थी। अब आपको पता है 28 साल पहले, तो जैसे अब हम पुलिस मोबाइल की लोकेशन ट्रेस खरीदे, मोबाइल फ़ोन्स भी होते हैं, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेती है पुलिस। उस टाइम वो मेथड्स इतने वो नहीं थे, पॉपुलर नहीं थे, होते ही नहीं थे, इनफैक्ट ठीक कम ही होते थे। तो सारी ना गमशू मेथड्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती, फील्ड में जाके इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है अलग अलग लोगों से। सीसीटीवीज भी नहीं हुआ करते थे। गमशू मेथड आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। गमशू मेथड कहते हैं मतलब कि जो पुराने मेथड्स हम लोग यूज़ करते थे ना, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के। भाई इन्वेस्टिगेशन तो पहले भी होती थी, मर्डर के क्राइम से पहले भी सॉल्व हुआ करते थे। शर्लक होम्स के टाइम पे कौन सा वो दिखाते हैं जो मोबाइल फोन्स थे। ठीक है, तो गमशू मेथड का पुराने मेथड जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी। तो अब हमने क्या किया कि पुलिस इन्वेस्टिगेट उस केस को कर नहीं पा रही थी। पुलिस की अपनी लिमिटेशंस भी थे, स्टाफ कम होता है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रिमिनल मिसिंग पीपल केस कितने सारे दिन भर में आते हैं। अब और उनको लग रहा था कि लेडी जो अपनी विलफुली अपने घर छोड़ के गई है, ठीक है, तो पुलिस लीगल एंगल भी इसमें थी, अपनी एडल्ट है, अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है। ठीक है, तो अब वो हमारे पास है जी, आप किसी भी तरीके से उसको ढूंढो। अब कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन में ना आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, आपको ये नहीं पता होता है कि आपको कहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जो है ना, जैसे हम क्या होता है कि जब ऐसे कोई पर्सन मिसिंग हो जाता था तो हम हर जगह पे ट्रेस करते थे उसको, बस स्टॉप्स पे ट्रेस करते थे, रेलवे स्टेशन पे ट्रेस करते थे। सीसीटीवी तो होते नहीं थे, लोकल ट्रांसपोर्ट ऑटो वाले हो गए, बसेस हो गई, उनसे बातचीत करते थे, फोटोग्राफ दिखा दिखा के। जो ओल्ड एज होम्स हो गए, शेल्टर होम्स हो गए, बैगर होम्स हो गए, वहाँ पे आप ट्रेस किया करते थे। अलग अलग जगहों पे आपको वो करना पड़ता था, बात करनी पड़ती थी, लोगों से जाकर पूछना पड़ता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि मेरे ना दिमाग में, हमारा हर जगह ट्रेस कर रहे थे, मिल नहीं पा रही थी वो। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम इसके बैंक में जाके पूछो, क्या पता कोई बैंक में इसने ट्रांजेक्शन वगैरह करी हो। ठीक है, तो मैं जो है इसके जहाँ पे इसका अकाउंट था, मैं इसके बैंक में पहुँच गया। तो मैंने ब्रांच मैनेजर से मिला, तो ब्रांच मैनेजर ने बोला कि जी मैंने तो देखा नहीं हो, तो मैडम तो कहीं काफ़ी टाइम से नहीं आई। ठीक है, तो उनको तो मैंने देखा नहीं है। तो मैं बाहर आने लगा। जैसे ही बाहर आ रहा था ना, किसी ने मुझे देख लिया, अंदर का एम्प्लॉय था, पियून, कहता कि सर आप वो वाली मैडम कह रहे हैं, बात कर रहे हो? तो कहते, मैंने कहा कि हाँ हाँ हाँ। कहते सर अभी ना 3 दिन पहले आई थी और उनके साथ ना 4 साधु थे। ठीक है, और वो जो है बस अपना कुछ आई थी यहाँ पे और आके अपना बैलेंस पता करके बाहर से चली गई थी। वो अंदर गई नहीं थी, सिर्फ बैलेंस पता किया और चली गई थी। ठीक है, और उनके 4 साधु थे। और वो जो मैडम थी वो खुद भी जो आई थी ना, मैं भी बड़ा हैरान था, वो साधु के यूनिफॉर्म में थी, साधु की ड्रेस में थी। ठीक है, तो अब मुझे जो है ना ये बात बड़ी वो हिट करी कि मैंने कहा कि साधु की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। मैंने उसको रिलेट किया कि वो स्पिरिचुअलिज्म बड़ा बिलीव करती थी। तो अब मैंने क्या किया कि दिल्ली के ना सारे मंदिर सर्च करने शुरू कर दिए अपनी टीम के साथ कि भाई दिल्ली के सारे मंदिर सर्च करते हैं, हो सकता है कहीं पे ये मिल जाए। ठीक है, जहाँ पे बैगर्स वो सारी साधु लोग रहते हैं, वो सारी जगह सर्च करनी शुरू कर दी। तो दिल्ली में एक बिरला टेम्पल है, तो बिरला टेम्पल में ना सर्च करते करते पहुंचा। उसका बैंक जो था, बैंक की ब्रांच बिरला टेम्पल के काफ़ी आसपास ही थी। तो मैं बिरला टेम्पल के आसपास पहुंचा। बिरला टेम्पल पे जब उसका गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, उसने मुझे ये बोला कि ये जो है ना सर, ये जो लेडी है ये अभी 2 दिन पहले आई थी साधुओं के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे इसने जो है यहाँ पे मेरे से मिलके भी गई थी, अंदर दर्शन भी करके गई थी, और ये बोल के गई है कि 2 दिन बाद में दोबारा आऊँगी यहाँ पे। अब ये बात हमारे को हिट कर गई। तो जब हमारे को हिट करी, हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो है ना अब 2 दिन तक सर्विलेंस रखते हैं, पूरा डे नाइट सर्विलेंस। हमने दिन में भी रात में भी अपनी टीम को कार में बिठा के पूरे टाइम वहाँ पे हम सर्विलेंस रखी। रात को सर्विलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है जब आप किसी को वॉच कर रहे होते हो ना, और एक्टिविटी कोई हो नहीं रही होती। एक डोर को आप देखे जा रहे हो कि एक्टिविटी होगी तो आपको ऐसे ऐसे नींद आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है पानी मार मार के अपने आप को जगाना। तो जगा जगा के अपने आप को हम देखते रहते थे उसको, और लक ने साथ दिया। 2 दिन बाद वो लेडी वहाँ पे आ गई। ठीक है, जब लेडी वहाँ पे आई, ठीक है, तो मैंने लोकल वहाँ के एसएडी बूथ पे गया, उसके हस्बैंड को मैंने फ़ोन मिला, मैंने कहा जी वो आ गई हैं, अभी मंदिर के अंदर गई हैं, आप जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। कहते नमन जी आप वहीं पर रुक जाओ, अगर वो कहीं जाती ना उनको जाने मत देना, वहाँ पे रोक लेना बाहर। मैंने कहा जी मैं रोक नहीं सकता, मेरे को अथॉरिटी नहीं है किसी को ऐसे रोकने की, आप ही को आना पड़ेगा, आपकी वाइफ है, आप ही रोक सकते हो उनको। ठीक है, तो फिर वो जल्दी से, उसने आसपास उसके रिश्तेदार रहते होंगे, उनको जल्दी से भेजा। पहले तो रिश्तेदार आ गए, फिर वो खुद भाग के आया, फिर उसकी वाइफ को उसने वहाँ से वो किया, लोकेट किया, वाइफ को बड़ा समझाया, सब कुछ किया, उसके बच्चे भी आए, सबने समझाया। ठीक है, उन साधुओं को समझाया,
तब वो अपनी वाइफ को अपने घर लेके गए, लेकिन जाते टाइम ठीक है उन्होंने जो है ना, उनकी आंखों में आंसू थे और वो इतने बड़े इंसान थे और मेरी एज क्या थी, 22 साल की एज होगी, ठीक है, और मेरे पैर छू के गए वो, ठीक है। हाँ हाँ, तो मुझे ना उस टाइम पे उस मोमेंट पे ऐसा लगा कि यू नो आई नीड टू बी इन दिस प्रोफेशन। ये लेडी जो है ये बेसिकली त्याग के सब जा रही सब कुछ त्याग के और साधु को उसमें चली गई थी। ओहो, और कुछ पता नहीं कि और कुछ पता नहीं कहाँ है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अच्छा, कोई ऐसा केस आपने हैंडल किया हो जहाँ बाहर कोई और छवि और घर के अंदर कोई और छवि? देखो ऐसे केसेस ना बड़े सारे आते रहते हैं। अब क्या होता है कि लोग ना, हर किसी के दो चेहरे होते हैं अगर देखा जाए तो दुनिया में, ठीक है। आउटसाइड वर्ल्ड के लिए आदमी डिफरेंट होता है और अपनी फैमिली के लिए आदमी हमेशा डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन एक ये केस ऐसा था जिसमें मैं थोड़ा देख के ना मेरे को बड़ा अजीब लगा था कि ऐसा भी होता है। एक लेडी पॉलिटिशियन आई हमारे पास, ठीक है, दबंग एकदम। अच्छा। हाँ, और डरती नहीं है किसी से, पब्लिक इमेज बड़ी स्ट्रांग है उनकी, ठीक है। लोग उनके आगे पैर छूते हैं और उनको जो है बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, जो कहती हैं वो हो जाता है, ठीक है। और वो मेरे पास आई, ठीक है, और मेरे के आगे आंखों से आंसू आ गए और मेरे सामने रोने लगी। कहती हैं नमन जी, मेरी बाहर इमेज इतनी स्ट्रांग है, आप तो जानते हो मेरी इमेज कैसी है, ठीक है। आप जानते हो कि मुझे सब जानते हैं इंडिया में, लेकिन और ये बात किसी को मालूम नहीं है, हमारी तो क्या होता है कि हर चीज़ फैल जाती है, ठीक है। तो मैं लेकिन आपको ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि घर में जो मेरे हस्बैंड है ना, ही इज़ अ वुमन बीटर। कहते इतना मारते हैं मुझे, इतना मारते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। कहते हैं अगर आदमी के शरीर में 205 206 हड्डियाँ होती है ना, तो मेरे शरीर में आपको 203 ही मिलेंगी। उसने ऐसा बोला। कहते हैं कि इतना मारते हैं मुझे कि मेरी हड्डी तक टूट जाती है, ठीक है। और कहते हैं कि मैंने कहा कि लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो कहते हैं कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो बेसिकली मेरे भाई ने ये देख लिया एक दिन उनको मोबाइल पे चैट करते हुए कि वो अपने प्राइवेट पिक्चर्स, अपने ऑर्गन्स की प्राइवेट पिक्चर्स किसी को भेज रहे हैं, ठीक है। और जिसको भेज रहे हैं वो कोई लड़की नहीं है, वो मेल है, ठीक है। तो मेरा भाई तो जो है वो उसमें रह गया, बड़ा असमंजस में हो कि भाई ये क्या हुआ, अचंभा में, लाइक ही वाज एस्टोनिश्ड। तो कहते हैं कि उसने मुझे आके बताया कि ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे जो है जीजा जी, तो गलत है, ये कुछ गलत काम हो रहा है, ये किसी मेल पर्सन को भेज रहे हैं अपनी पिक्चर्स, और उस पर्सन ने ना वीडियो कॉल भी करी जो दूर से वो देख रहा था कि वो मेल है, ठीक है। तो उसने आके बताया, अब वो हैरान हो गई। अच्छा, वो क्या था कि वो कहती है कि कई सालों से उन दोनों में रिलेशनशिप्स भी नहीं थे, हाँ हाँ। और कहते हैं कि इन्होंने जो है पहले भी कई साल पहले इन्होंने किसी इसको मेल पर्सन से बात करते भी ऐसे सुना था जिसमें इंटीमेट बात कर रहे थे, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने जब ऑब्जेक्ट किया तो इनकी पिटाई कर दी उस टाइम पे भी कि मेरे चक्कर में मत पड़ा कर और ये वो फालतू की बातें मत सोचा कर तू। और घर में ना इमेज ऐसी बना रखी थी, ये पागल है, इमेज ऐसी बना रखी थी कि ये फालतू में शक करती रहती है, इसके अंदर अकल नहीं है, ये जो बाहर जाके चौधरी बनती है घर में चौधरी बनने की कोशिश करती है, ये ऐसी इमेज बना रखी थी उसकी घर में पूरे, ठीक है। तो उसको ना पूरा घर में ये बता रखा था कि ये लेडी ही पागल है, ये अपने आप को सुप्रीम समझती है, सबको कंट्रोल करना चाहती है, मुझे भी कंट्रोल करना चाहती है, शक करती है, ये ऐसी लेडी है, ठीक है। तो उसको घर में इस तरह की इमेज बना रखी थी। तो लेकिन जब उसके भाई ने देख लिया अपनी आंखों से, जब उसको बोला तो उसने बोला कि मैंने खुद भी ऐसी जो है ना ऑब्जर्वेशन करी थी इसकी कई साल पहले, और ये जो है ना ये 100% जो है ये किसी ना किसी आदमी के साथ इन्वॉल्व है। तो फिर वो हमारे पास वो इन्वेस्ट और कहती है हमेशा अपना रिवॉल्वर रखता है, कहता है एग्रेसिव इतना है, इसको कुछ भी बोलो, ठीक है, ऐसा कोई भरोसा नहीं है कब ये गन चला दे। फिर हमने उस आदमी की इन्वेस्टिगेशन करी, हमने फाइंड आउट किया, हमने देखा कि वो उस एरिया की एक सेक्लूड प्लेस में बिल्डिंग थी, वहाँ पे जाता था, वो उसके दोस्त का ऑफिस था, उसके दोस्त के साथ ही संबंध थे अपने, क्योंकि दोनों दोस्त रात को वहीं रुका करते थे, ठीक है। ये रात को ड्रिंक वहीं पर करता था अपने दोस्त के साथ, कोई नहीं होता था, वो पियून वियून को सबको बाहर भगा देते दोनों दोस्त। फिर इवेंचुअली वी कुड सबमिट द वीडियोज एंड द फोटोज एंड कुड कंफर्म हो गया कि हाँ ही इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। बट अब पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, क्या अपने घर की प्रॉब्लम्स को बाहर नहीं ला सकते, ठीक है, ना कोर्ट्स में जा सकते, ना कुछ कर सकते, जिस जगह पे जैसे भी आप रह रहे हो ना, आपको वैसे ही रहना पड़ता है, वरना आपकी पब्लिक इमेज इफेक्ट होती है।
इसी तरह का डर बॉलीवुड में भी बहुत है, इमेज का डर। बिल्कुल। और बॉलीवुड से जुड़े हुए केसेस भी आपने बहुत सारे सॉल्व किए होंगे। बहुत सारे सॉल्व किए हैं। कोई एक अभी के लिए, मतलब बॉलीवुड के तो हम बहुत सारे केसेस सुनना चाहेंगे आपसे, लेकिन कोई एक जो आपको बहुत याद रह गया हो। एक्चुअली में क्या है कि जैसे आम लोग होते हैं ना, वैसे ही बॉलीवुड में भी सेम ही प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये केसेस बड़े रेगुलरली आते ही रहते हैं हमारे पास। लेकिन एक केस है जो अब ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, मतलब जो आपको याद नहीं रहते क्योंकि वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ अलग निकला होता है तो आपको याद होते हैं, और आपने इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स भी कुछ अलग डिप्लॉय किए होते हैं तो वो आपको याद रह जाते हैं। अब ये केस था जिसमें हमारे क्लाइंट एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसने एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से शादी करी। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो ये जो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी, ये कोई बहुत ए लिस्टर नहीं थी, ये OTT में आती थी और कई सारे ऐसे वेब सीरीज़ वगैरह में आई हुई, बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी। ठीक है, सो इससे एक्ट्रेस से शादी करी। अब एक्ट्रेस से शादी करने के बाद वो कहता है, मेरे पास जब आया, कहता है नमन जी, जो मेरी वाइफ है ना, जब से हमारी शादी है हमारा कनेक्ट नहीं है, इमोशनल कनेक्ट नहीं है। ना ये कभी ये पूछते हैं मेरे ऑफिस में क्या हुआ, ना ये कभी ये पूछते हैं कि मेरी हेल्थ कैसी है, मेरे घर में क्या चल रहा है। ठीक है, इसको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, मैंने खाना खाया नहीं खाया, ऐसा लगता है जैसे हम लिविंग अ डेड बॉडी। कहते लेकिन जब उसकी बात आती है ना, जब व्हेन वी आर इन बेड टुगेदर, ठीक है, तो देन शी इज़ वेरी एग्रेसिव। ठीक है, और कहते हैं कि वो इतनी एग्रेसिव हो जाती है कि लाइक ऐसा लगता है कि जैसे शी इज़ रियली इनटू इट। और उस टाइम पे उसको ये नहीं होता, क्योंकि ऐसे में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल होता है सेक्सुअल इंटीमेसी खत्म हो जाती है नॉर्मली लोगों में, लेकिन कहते हैं कि उस टाइम पे जो है ना, शी बिकम्स वेरी एग्रेसिव। और जैसे ही हम फिनिश करते हैं, शी इज अगेन अ डेड बॉडी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो हम दोनों के बीच में, जैसे वी डोंट नो ईच अदर। कहते हैं कि मतलब ऐसा लगता है जैसे इमोशनल बॉन्ड ही मिसिंग है हम दोनों के बीच में। कहते हैं कि आप ना इसके बारे में चेक करो कि क्या ऐसा क्यों हो क्यों रहा है, मतलब लाइक कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ है, क्या नहीं है, आप वो पता करो। अब हमने जो है वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी, कहीं नहीं तक उसको फॉलो किया, तो देखा कि कोई मूवमेंट नहीं है, जिम जाती है, जिम से आ जाती है, काम से आती है, काम से आ जाती है, कोई गलत मूवमेंट नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, और हर तरीके चेक कर लिया तो हमें कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं मिला उसका। तो हमने कहा कि लेकिन जो ये कर रही है, कोई ना कोई साइकोलॉजिकल रीज़न होगा, कोई साइकोलॉजिकल इलनेस होगी, क्या है इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, क्योंकि इसमें तो सर्वेलेंस के दौरान एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, ये तो हमें पता है 100%, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हैं हमें वो पता करनी है। जब हमने उसके बैकग्राउंड के रिकॉर्ड चेक किए तो हमने ये देखा कि जो उसके शूटिंग के शेड्यूल्स रहते थे, शूटिंग के शेड्यूल्स के अलग, मतलब जो शेड्यूल नहीं होता था उस टाइम पे भी इसके 5 स्टार होटल के स्टेज हुआ करते थे। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग नामों से स्टेज बुक करा करती थी, स्टेज बुक होते थे इसका इंटरनेशनल ट्रैवल होता था, जहाँ पे शूटिंग नहीं होती वहाँ पे भी इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत कर रही होती थी। ठीक है, सो इंटरनेशनल ट्रैवल्स जो होते थे वो इसके अनएक्सप्लेन्ड इंटरनेशनल ट्रैवल्स होते थे। इसके पास पैसा बड़ा फ्लो करता था, एंड दैट मनी वॉज नॉट फ्लोइंग इन फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ शूटिंग, मतलब जो पैसा जैसे 1 नंबर में फ्लो ना करके 2 नंबर में फ्लो कर रहा हो, इसका फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल था, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स यूज़ किया करती थी। तो इन सारी बातों से ना हमारे को ये लगा कि दैट शी वॉज इनटू एन इलिसिट एक्टिविटी ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, सो हमने सारी चीज़ें निकाली तो हमें पता चल गया कि भाई ये जो है ये गलत। अच्छा, फिर हमने कई सारे लोगों से इन्वेस्टिगेशन भी करी इसके पास्ट में, तो जो इसके स्पॉट बॉयज़ थे, जो दूसरे लोग थे, वो कहते थे कि ये मैडम जो है ना ज़रूर। अच्छा, एक और चीज़ थी उस केस में, उसमें क्या था कि एक इंटरनेशनल, हम जब इसकी डार्क वेब रिसर्च कर रहे थे, डार्क वेब रिसर्च के टाइम पे एक कोई इंटरनेशनल कंपेनियनशिप वेबसाइट थी, इंटरनेशनल कंपेनियनशिप वेबसाइट पे इसकी हमें फोटोग्राफ मिल गई, उसमें ये सब काम होते थे। ठीक है, तो उसमें हमें इसकी फोटोग्राफ मिल गई, तो उससे हमारे को और पता चल गया था कि ये जो है गलत एक्टिविटी में है। ये सारी चीज़ें हमने उसको ला के दी, जो हमारे क्लाइंट थे। उन सारी चीज़ों के बेस पे, ठीक है, कि होटल की बुकिंग्स के रिजल्ट्स आ गए, फ्लाइट की बुकिंग के रिजल्ट्स आ गए, वो फोटोग्राफ आ गई, उसने अपनी वाइफ को कन्फ्रंट कर लिया। जब वाइफ को कन्फ्रंट किया, ठीक है, तो उसने मुझे बताया, कहता है कि सर वो उन एविडेंस को देख के ना बिल्कुल भी नहीं हिली। वो मेरे से कहती है कि हाँ मैं थी, ठीक है, लेकिन मेरा पास्ट है, अब तो नहीं कर रही ना, तो क्या दिक्कत है। कहते इस तरीके से उसका बिहेवियर था, एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट भी इस तरीके से किया दैट इट इज नॉट आवर फॉल्ट।
वे पहले बता देते भाई, पहले बताया था दैट यू आर इनटू एस्कॉर्ट सर्विस। माय गॉड। तो आपने कंसल्ट भी किया है बॉलीवुड को रेड 2 जैसी फिल्मों में, और एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि ट्रूथ समटाइम्स इट्स इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। करेक्ट, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, यस। तो कभी ऐसा कंसल्ट करते टाइम किसी डायरेक्टर ने या स्क्रिप्ट राइटर ने कहा कि भाई ये तो हम सोच ही नहीं सकते जो आप बता रहे हैं? ऐसे ऐसे ना कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस हमारे पास आते हैं जी, जो एक्चुअली में ना और कई सारे इनफैक्ट स्क्रिप्ट राइटर्स भी हमारे पास आते हैं, वो जो ये कहते हैं कि हमें जो ना एक नेचुरल सीन ऑफ इन्वेस्टिगेशन डालना है कि ये पर्टिकुलर केस हमें दिखाना है, हमें फिल्म करना है कि भाई इस तरीके से यहाँ तक इस रिजल्ट तक पहुंचे। बट इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन प्रैक्टिकल तौर पे एक प्राइवेट डिटेक्टिव करता, वो आप हमें बताओ। ठीक है, हमारे को फिक्शनल नहीं चाहिए कुछ भी। हमने आपको ये बता दिया कि भाई आप ये इस आदमी का मर्डर हुआ, ठीक है, और इस आदमी का मर्डर इस आदमी ने किया है। अब आप इस आदमी तक इन्वेस्टिगेशन करते हुए कैसे पहुंचोगे, वो हमें एक्चुअल स्क्रिप्ट बताओ आप। ठीक है, तो वो हमारी जो है ना, हम उसमें उनको इनपुट्स ये देते हैं कि इसको इस तरीके से हम, अगर हम रियल सेंस में इन्वेस्टिगेट करते तो हम ये पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 इस तरीके से करते, इतनी टीम्स हम फील्ड में लगाते, हम इसको फॉलो करते, तो हम सारी चीज़ें उनको इस तरीके से एडवाइस करते हैं। ठीक है, सो अलग अलग, अच्छा, और बहुत सारे रीजंस की वजह से जो बॉलीवुड है, इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू बॉलीवुड एक्टर्स, इट इज़ ऑल्सो कन्फाइंड टू बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो उससे भी हमारे को बड़े सारे केस आते हैं। अभी हमने रिसेंट एक केस किया, एक मूवी लीक हो गई ऑनलाइन। ठीक है, सो ओरिजिनल प्रिंट लीक हो गया ऑनलाइन। अब उसमें कौन इन्वॉल्व थे लोग, हमने उनको फाइंड आउट किया। एक हमने केस किया जिसमें मूवीज़ के बारे में, एक मूवी के बारे में नेगेटिव रेटिंग स्प्रेड हो रही थी ज़बरदस्त तरीके से, और उसमें इंटरनेशनल गैंग इन्वॉल्व था जो उनसे पैसे एक्सटॉर्ट कर रहा था कि इसको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट कराना है तो अब हमें इतने पैसे दो। ये सब भी होता है। ये सब भी होता है। आपके एक्टर्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बाउंड होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बाउंड होता है, किसी और काम नहीं कर सकते उस टाइम पे, तो वो काम कर रहे हैं नहीं कहीं और जाके, ये भी होता है। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसे जो क्राइम शोज होते हैं, क्राइम शोज जो होते हैं, ट्रू क्राइम शोज, वो हमसे स्क्रिप्ट्स मांगने आते हैं जो हमने अपने केसेस सॉल्व किए हैं उनके ऊपर। अभी एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म जो है उसने हमें कांटेक्ट किया हुआ है, वो हमारे ऊपर एक सीरीज बनाना चाह रहे हैं। वो हमारे सारे केसेस लेके हमसे, हमारे ऊपर दे वांट टू मेक अ सीरीज ऑन अस। ओके, या तो जब आप इस तरह के केसेस उनको नरेट करते हो तो उनका रिएक्शन क्या होता है कि वो मतलब ये तो हमारी इमेजिनेशन से परे है? जो आपका रिएक्शन है वही होता है। अच्छा। केसेस सुन के बेसिकली क्या है कि आम दुनिया के लिए ना हमारा प्रोफेशन एक मिस्टीरियस प्रोफेशन है, और जो चीज़ हम अपने प्रोफेशन में रह के देख लेते हैं वो आम दुनिया देखी नहीं होती। तो बहुत दुनिया को ऐसा लगता है चीज़ें फिक्टिशियस हैं, और फिक्टिशियस नहीं होती वो। जैसे आपने बताया ना, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, वही है। हमारे लिए जो सच है ना, वो दूसरों के लिए फिक्शन हो सकता है, लेकिन वो सच हम देखते हैं रोज। अच्छा, देखने से एक सवाल, अब तो आप इतने पॉडकास्ट में आते हो, तो कभी इससे इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होने के खतरा आपको लगता है? ऐसा नहीं, इससे नहीं लगता इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होने का खतरा, क्योंकि एक तो मैं जितने भी केसेस अपने बताता हूँ, ठीक है, वो केसेस में मैं प्लेसेस चेंज कर देता हूँ, लोग चेंज कर देता हूँ, सारी चीज़ें चेंज कर देता हूँ, तो और वो केस किसी भी तरीके से रिलेट नहीं हो सकते उन लोगों से। ठीक है, सो लोग गेस जरूर कर सकते हैं बट रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो एक पॉइंट नंबर 1 तो ये केसेस रिलेट ही नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हम इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स यूज़ करते हैं, इससे ना लोगों में ये अवेयरनेस भी फैल रही है कि वो खुद कैसे इन्वेस्टिगेट करें अगर उनको खुद करना पड़े तो, और ये अवेयरनेस भी फैल रही है उनके अंदर कि उनके चारों ओर क्या चल रहा है, जिस चीज़ से अलर्ट रहना उनको। ठीक है, सो इससे क्या हो रहा है कि लोगों को, जनरल पब्लिक को बड़ा फायदा हो रहा है। बहुत लोग मुझे मिलते हैं, मैं कहीं पे भी जाता हूँ, एयरपोर्ट पे जाता हूँ, किसी 5 स्टार होटल में जाता हूँ, मॉल में आता हूँ, लोग आ जाते हैं कि सर यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब। और कितने लोग मेरे पास आए, वो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला कि सर आपका पॉडकास्ट देख के मेरी जिंदगी बच गई। अरे वाह, अरे वाह। तो बेसिकली क्या है, इट इज स्प्रेडिंग अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, और अवेयरनेस फैल रही है। इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, इससे बल्कि हमें फायदा ही है। एक तो हम पब्लिक का भी बेनिफिट कर रहे हैं, ठीक है, और जिन लोगों को एक्चुअली में हमारी जरूरत है, प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, उनको इस प्रोफेशन के बारे में पता चल रहा है। दे नो हु इज अ जेन्युइन पर्सन टू गो टू, so they are coming to us for help. Right. एक हनी ट्रैपिंग जो है एक बहुत ही पोटेंट टूल रहा है सरकारों के पास, लोगों के पास। सरकारों
सरकार के अंदर ब्रीच करने के लिए। मैंने एक वेब सीरीज भी करी है स्पेशल ऑप्स 1.5 जिसमें मैं खुद हनी ट्रैप हो जाता हूँ। हनी ट्रैपिंग का या गवर्नमेंट सरकार से जुड़ा हुआ कोई केस आपने कभी सॉल्व किया? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ कि जो हनी ट्रैपिंग के मामले होते हैं ना, जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं जी, वो हम लोग नहीं करते हैं। Okay. ठीक है, इतनी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, NSA है, तो सो मेनी एजेंसीज आर देयर, दे हैव टू टेक केयर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो हम लोग ऐसा नहीं करते। लेकिन प्राइवेट लाइफ में हनी ट्रैपिंग, जिन लोगों को हनी ट्रैप कर लिया गया है और फिर उनको ब्लैकमेलिंग करके या तो उनसे कोई काम करवाया जा रहा है, ठीक है, या उनसे पैसे एक्सेप्ट करे जा रहे हैं, ऐसे हमने इन न्यूमरस केसेस किए पर्सनल लाइफ। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सॉरी, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसमें ट्रैप में आ जाते हैं, प्राइवेट लोग भी ट्रैप में आ जाते हैं। मतलब जब वो ट्रैप कर रहे होते हैं उनको ये थोड़ी पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ट्रैप हुए हैं और उन्होंने आपको अप्रोच किया हो इन प्राइवेट कैपेसिटी की भैया बहुत सारे फैल गया है ऐसे तो गवर्नमेंट ऑफिसर कितने सारे हमारे पास आते रहते हैं। जी जी, अब वो अब अपने डिपार्टमेंट में थोड़ी आते हैं सब चीजें लेके। ऑब्वियसली हाँ हाँ, अब हमने एक गवर्नमेंट ऑफिसर का ऐसे ही एक केस किया था। उनके जो क्या था कि जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ क्या होता है, अच्छी पोजीशन पे थे वो, अटैचेज होती हैं, मतलब जो आउटसोर्स लोगों को वो अपने पास रखते हैं। राइट, ठीक है, ऐसे एक जो आउटसोर्स लड़की थी, ठीक है, ये जो आउटसोर्स लड़की थी इसके साथ उनका रिलेशनशिप हो गया। अटैच है, हाँ, अटैच जो होती है, हाँ जी, इसके साथ इनका रिलेशनशिप हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि एक होटल में रूम बुक करा लिया। रूम बुक करा के दोनों वहाँ पे गए। गवर्नमेंट ऑफिसर की थोड़ी सी एज ज़्यादा थी, ठीक है, शी वॉज अराउंड 55-57 की एज के होंगे वो। तो उस टाइम पे जो है शायद दे जस्ट वेंट टुगेदर, नथिंग हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द होटल, इनसाइड द होटल। ठीक है, सो मतलब रिलेशनशिप्स डेवलप नहीं है दोनों में। तो उन्होंने एक बार और उसके साथ जाने सोचा कि आज और चलते हैं, एक बार और गए, फिर से उसी होटल में गए। जब उसी होटल में गए तो इस बार जब वो उसके साथ अंदर गए तो लेडी का हस्बैंड बार्जिन कर गया व्हेन दे वर इन द पोजीशन, और उसने उन दोनों के वीडियोस बना लिए। ओके, और वीडियोस बना के उसने क्या किया, कहता है कि अब मैं तो इसको एक्सपोज करूंगा, तुम्हारे सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भेज दूंगा, तुमने मेरी सारी मैरिज खराब कर दी। वो ये दिखा रहा था कि उसके वाइफ के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हाँ, इस गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से उसकी मैरिज खराब हो गई। ठीक है, तो कहता है कि तुमने मेरी सारी मैरिज खराब कर दी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, मैं तुम्हारे को एक्सपोज कर दूंगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक्सपोज कर दूंगा, मीडिया में एक्सपोज कर दूंगा, मैं तुम्हारे यहाँ केस चलवाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। वो डर गया बहुत बुरी तरह, कहा भाई तेरे को क्या चाहिए बता। ठीक, कहता है उसका कहता है जी मेरे को सिंपल सी बात है, मेरी जो है 1 लाख रुपए महीने की सैलरी आती है, ठीक है, और वो जो है मेरी 13 साल की मैरिज है। ठीक है, तो आपने मेरी 13 साल की मैरिज खराब करी ना, तो मेरी 1 लाख रुपए की सैलरी के हिसाब से, महीने की सैलरी के हिसाब से 12 लाख रुपए तो 1 साल के हो गए, और 13 साल के से आप कैलकुलेट कर लो, 1.5 करोड़ रुपए जो भी आपके बनते हैं वो मुझे आपको देने पड़ेंगे। मतलब उसने अपनी पूरी कैलकुलेशन उठा के रखी हुई थी। ठीक है, तो 1.5 करोड़ रुपए से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब उनको जो है वो 1.5 करोड़ रुपए देने में प्रॉब्लम नहीं होती, उनको ये डर लग रहा था कि कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, अब उनको जो है वो फाइनली फिर उन्होंने नेगोशिएट वगैरह किया, तो खैर उनका वो हो गया होगा 57-58 लाख रुपए में उनका फैसला हो गया भी इतने पैसे में दूंगा, और उनने उसमें से 7-8 लाख रुपए उसको दे भी दिए पहले। ठीक है, अब वो बार बार उनको फ़ोन कर रहा था बाकी के पैसे लेने के लिए, लेकिन उनको ये लग रहा था कि मेरी इमेज जो है ना, अब मैं ज़िंदगी भर सब गुलामी बन के रहूँगा। ठीक है, मेरे बच्चे हैं घर में, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, एडल्ट बच्चे हैं, शादियां हो गई हैं बच्चों की, मेरी वाइफ इतनी वो है, वो खुद भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है मेरी वाइफ, वो क्या मेरे बारे में सोचेगी, मेरे सुपीरियर्स जिनमें इज्जत मैंने डिपार्टमेंट में बनाई है वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो ना वो सुसाइड करने जा रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने पता क्या किया, उसने मुझे आके बोला है, कहता है कि अच्छा मेरे शोल्डर की सर्जरी हुई थी उस टाइम पे, मैं केसेस जो है ना ले नहीं रहा था उस टाइम पे, मैंने केसेस लेने बंद किए हुए थे क्योंकि मेरी बिल्कुल रीसेंट सर्जरी हुई थी। तो हमारे यहाँ एक सीनियर पुलिस ऑफिसर काम करते हैं, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, उसने कहा कि मैं सर सुसाइड करने जा रहा था और अचानक से भगवान ने आपका एक पॉडकास्ट मेरे सामने ला दिया। अरे वाह। भगवान ने, कहते हैं मैंने आपका पॉडकास्ट देखा कि आप ब्लैकमेलिंग में किस तरीके से हेल्प करते हो। उन्होंने जो है हमारे उनको जो ऑफिसर है उनको फ़ोन किया कि मुझे नमन जी से बात करनी है। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, सर अभी सर कोई केस नहीं ले रहे हैं, अभी वो बिजी चल रहे हैं, और वो उनका थोड़ी इमरजेंसी है, उनकी सर्जरी हुई है। कहते नहीं जी नहीं, देना ही है उनको, प्लीज़ 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 करने, उनको वो करना शुरू कर दिया, कहीं फ़ोन करे उन्होंने। तो फिर वो मुझे कॉन्टैक्ट जानबूझ के नहीं कर रहे थे कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं अभी रिसेंटली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया हूँ, तो वो मेरे घर आ गए।
गवर्नमेंट ऑफिसर, वो कहते हैं जी घर आके मैं बेड पे हूँ, मैं बाहर उनसे मिलने गया हूँ, कहते हैं सर प्लीज़ आपको मेरी हेल्प करनी है, चाहे कुछ भी करो आप मेरी हेल्प करो इस मैटर में, वरना मैं सुसाइड कर लूँगा। और मुझे 3 दिन हुआ भी सर्जरी करे हुए, मैं पेन में, इतना पेन था मुझे, इतनी मेजर सर्जरी हुई थी, फिर भी मैं उनके सामने जाके बैठा और मैंने कहा कि ठीक है सर मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप यहाँ तक आ गए हो तो मैं आई विल हेल्प यू आउट। फिर हमने क्या किया कि इन्होंने ना उससे कोई एविडेंस नहीं रखा था, इनको लगता है मैं अपने फ़ोन में कुछ भी रखूंगा तो मेरी वाइफ को पता ना चल जाए, कोई देख ना ले, मेरे बच्चे ना देख लें। फिर हमने इनके एविडेंसेस इकट्ठे करने शुरू किए। वो कहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करता है वो हमेशा, जो उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे कॉल करता है, तो मैंने कहा कि कहते मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूँ व्हाट्सएप पे। मैंने कहा व्हाट्सएप को क्या करो कि जिस पे फ़ोन आया हुआ है न्यूज़पेपर अपने सामने रखो उस दिन का, ठीक है, ताकि हमारे पास एविडेंस इकट्ठा हो, और व्हाट्सएप की जो स्क्रीन चल रही है उसका नंबर चल रहा है उसको दूसरे फ़ोन से कैमरे से रिकॉर्ड करो कि अखबार भी रखा हुआ है, व्हाट्सएप पे इसकी स्क्रीन चल रही है और आप स्पीकर फ़ोन पे इससे बात कर रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने मेरे कहने के अकॉर्डिंग उससे बात करी। मैंने कहा आपको इससे जो बात करनी है पूरी आप उससे डिस्क्रीट वर्ड्स में बात नहीं करनी है कि जी मैं दे दूंगा जो तुम्हारे को चाहिए, ओपन बात करनी है कि जी देखो तुमने मुझसे 1.5 करोड़ रुपए मांगे थे, ठीक है, 57 लाख रुपए हमारी बात हो गई है, ठीक है, हम तुम्हारे को 57 लाख रुपए देने को मैं तुम्हें तैयार भी हो गया, फिर उससे मुझे टाइम तो दो, 57 लाख रुपए अरेंज करने टाइम तो लगता है, लेट हिम एक्सेप्ट कि हम उससे 57 लाख मांगे। उन्होंने वैसे ही किया, ठीक है, उन्होंने वैसे ही उनसे बोला। आपको मैं इसकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा इसके बाद इनफॉर्मली कैसे वो ब्लैकमेल करते हैं, किस तरीके से ब्लैकमेल बातें करते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा जी उसने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली वैसे ही जैसे मैंने उनको बताया। वो ब्लैकमेलर टाइम देने को तैयार नहीं हो रहा था उनको, हमें भी अरेंज करने के लिए सारी चीज़ों को टाइम लगता है ना, हमें भी इनको बारे में सारी रिसर्च करनी थी। तो हमने जो है ना फिर उसने फिर भी टाइम बाय कर लिया। मैंने फिर भी उनको बोला, मैंने कुछ नहीं करेगा ये, वो हैजर्ड हो रहे थे कि एक्सपोज ना कर दे इतने टाइम में, मैं से टाइम मांग रहा हूँ। मैंने कहा इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं ऑडियंस को ही बताना चाहता हूँ, ब्लैकमेलर ना आपके फियर पे खेलता है, ठीक है, ब्लैकमेलर ना आपको हार्म पहुंचा के उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको डर दे के उसको पैसा मिलेगा, तो कभी कुछ करेगा नहीं आपके अगेंस्ट, ठीक है, वो आपको सिर्फ डर देगा कुछ करने का, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप कुछ मत करो, इसको ना कैरेट दिखा के रखो कि भाई तेरे को मिलेगी, पैसा मिलेगा, बस टाइम बाय कर लो इससे। उन्होंने वैसे ही किया, टाइम दे नहीं रहा था, चिल्ला रहा था, खूब गालियाँ दे रहा था उनको, ठीक है, लेकिन फिर भी टाइम उसका ऑप्शन नहीं थी, टाइम उसने देना ही पड़ा उसको। इतने में हमने पूरे अरेंजमेंट्स कर लिए अपने, ठीक है। अरेंजमेंट्स करके हमने क्या किया कि हमने पहले इसकी रिसर्चेस करी। तो ऑब्वियसली जो वो कह रहा था कि मेरी वाइफ के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, पता चल गया दोनों हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे मिले हुए हैं। हमने यही पता कर लिया उसका हस्बैंड जो था किस किस कंपनी में उसने आज तक काम किया है, कहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो रहा है। हमने इसकी वाइफ के बारे में पता कर लिया कहाँ कहाँ पे उसने काम किया है, हमने यही पता कर लिया वो रहे कहाँ पे रहे हैं, हमने सब कुछ पता कर लिया। लेकिन इसको जो हस्बैंड की हमें फ़ोटोग्राफ मिली ना, वो बड़ी पुरानी फ़ोटोग्राफ मिली उसकी, और वो जो हस्बैंड था उसकी और कहीं पे फ़ोटोग्राफ नहीं थी कहीं पे, और इनके पास भी कोई फ़ोटोग्राफ नहीं थी। अब हमने जो है ना इसका घर वर पता कर लिया, लेकिन जिस एरिया में ये रहता था ना हस्बैंड वाइफ, जिस एरिया में रहते थे वो एरिया बड़ा स्लम एरिया था। अब उस स्लम एरिया में छोटे छोटे घर हैं और नंबर्स जो हैं सारे घरों के चेंज हो गए हैं, तो वहाँ पे ना पोस्टमैन को भी डिलीवरी करने में बड़ी दिक्कत होती है किसी के नाम से, और ख़ास तौर जब किराए पे रह रहे हो आप तो मकान मालिक के नाम से सब जानते हैं, किराएदारों के नाम से कोई नहीं जानता। हमने उस एरिया में सारे में रिसर्च कर ली कि भाई सारे जो लोकल शॉप्स होती हैं किराने की उनसे पता कर लिया कि भाई ये यहाँ पे रहते नहीं, फोटोग्राफ दिखा के कोई इनको पहचान नहीं पाया, कोई प्रेस वाले होते हैं वो नहीं पहचान पाए, जो वहाँ पे लोकल जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं वो नहीं पहचान पाए। तो हमें जो है इनका घर नहीं मिल रहा था, तो हमने कहा कि घर पर तो हम इनके रेड करने नहीं जा सकते पुलिस के साथ। हमने इनको कहा कि आप इसको ना अब पैसे देने के बहाने से बुलाओ, उसको वहीं से उठाएंगे। तो इसने कहा कि ठीक है, मैंने कहा कि आपने इसको ऐसी जगह बुलाना जहाँ पे इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सके। हमने इनसे भी एक इनफॉर्मल कंप्लेंट पुलिस में डलवा दी थी। इनफॉर्मल कंप्लेंट के बेस पर हमने अपनी रीडिंग पार्टी पुलिस के साथ मिलकर तैयार कर ली। अब हम इन्होंने एक दिन उसको, जब 2-3-4 दिन बीत गए इस बात को, तो इन्होंने उसको बोला कि भाई तू आ जा। इन्होंने अपने ऑफिस में बुला लिया उसको, तू ऑफिस ही आ जा मेरे, ठीक है। ये ऑफिस में जो उसने कहा कि ऑफिस नहीं, मुझे बाहर मिल लो, मुझे ये कर लो, मुझे वो कर लो। उसने कहा नहीं तू ऑफिस ही आकर ले ले, कोई बात नहीं, ठीक है, पहले भी तेरी वाइफ तो आती थी तो अब क्या दिक्कत है, तू ऑफिस में ही आ जा। तो कहता ठीक है मैं आ जाऊँगा, ठीक है। तो तुम नीचे ही आके दे देना पैसे। कहते इतना कैश है, 50 लाख रुपए तेरे को गिनवाऊंगा कैसे। कहते कि तो फिर मैं नहीं, कहते मैं बैग लेकर चला जाऊंगा 50 लाख रुपए का, आप एक काम करो वो मैं वीडियो बाद में डिलीट कर दूंगा। कहते हैं वीडियो में कैसे बाद में डिलीट कराऊंगा तेरे से, जब तू लेगा तो अपने सामने तो वीडियो डिलीट कराऊंगा तेरे से, ठीक है। अगर वीडियो डिलीट नहीं कराऊंगा तो तू बाद में मुझे दोबारा से ब्लैकमेल करेगा, मैं तो अपने सामने डिलीट कराऊंगा, ठीक है।
तो कहते नहीं तुम्हें मेरे पर विश्वास करना पड़ेगा, ये वो। कहते नहीं जी इसमें विश्वास नहीं करूँगा। अब उसको बूटी भी दिखाई थी 50 लाख रुपए की, लालच भी आ रहा था कि मुझे मिलेंगे, ठीक है। और उसको ये पता था कि ये फंसा हुआ है बहुत बुरी तरह, कुछ करेगा तो है नहीं मेरे अगेंस्ट, ठीक है। तो उसने क्या किया कि वो उस दिन जो डेट उसने टाइम सेट किया, ठीक है मैं आ जाऊँगा। अब ये आया पर्सन, ये मास्क पहन के आया, ठीक है। अच्छा इसके ना बाल घुंघराले थे, तो मेरे एक टीम मेंबर ने पहचान लिया यही बंदा है जो ऊपर जा रहा है। तो ये ऊपर पहुंचा भी नहीं था, इसकी पैंट पकड़ी, उसको रेडिंग पार्टी को इशारा करते पैंट पकड़ के वहीं से खींच लिया इसको जीने में से, और जीने में से खींच के इसको पकड़ के जिप्सी में बिठाया, पुलिस की वैन में बिठाया और इसको थाने ले आए। अब थाने ला के जो है इसको फिर हमने कहा कि भाई इसकी वाइफ तो है नहीं इसके साथ, वाइफ भी साथ मिली हुई है। फिर हमने उसको पकड़ा, उसके घर गए पुलिस के साथ, वहाँ से सारे लैपटॉप्स, मेमोरी कार्ड्स, वही सब सारी डिवाइसेस रिकवर करी, इसको वाइफ को वहाँ पर लेकर आए। अच्छा अब इसमें हमारी, अब वो कहती है वाइफ जो आई उसकी, कहती है मैं तो इसके ऊपर रेप का चार्ज डालूंगी। इतनी बोल्ड थी वो, उसको पता है वो फंस गई है, फिर भी वो कहते हैं मैं तो उसके ऊपर रेप का चार्ज डालूंगी, ठीक है। तो पुलिस जो थी उसको पता था कि चल क्या रहा है, कहते कि तू आज रेप हुआ था तो पहले क्यों नहीं आई, पैसे क्यों मांगे रेप के बदले तूने, हाँ तो रेप हुआ था ना तेरे साथ तो पहले आके रेप का चार्ज लगाती ना। अब तू पैसे मांग रही है पहले इससे, तू इससे पैसे एक्सटॉर्ट कर रही है और तू अब कह रही है मैं रेप का चार्ज लगा दूंगी इसके ऊपर, ठीक है। तो चुप हो गई, क्योंकि कंप्लेंट पहले गई हुई थी पुलिस के अंदर हमारी एक्सटॉर्शन की, और वीडियोस हमने जो बनाए थे वो सारे वीडियोस गए हुए थे। तो वो कुछ कर ही नहीं पाई, उसके बाद ऑप्शन ही कुछ नहीं रहा कि सारे उसके हमने एम्यूनिशन पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके पैर पकड़ने लगे, हाथ जोड़ने लगे। तो जो हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे उनके आगे नाक रगड़ी उसने, हस्बैंड ने जमीन पे झुक के अपनी नाक ऐसे ऐसे रगड़ी उसने कि जी मेरे को छोड़ दो, मेरी बीवी को छोड़ दो, कोई केस मत बनाओ। फिर उनको कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लिए, सारी एविडेंसेस डिस्ट्रॉय किए, तब उनको बचा के हम वहां से रात को लेकर आए। और आपको पता है एक बात, इसलिए मैं अपने प्रोफेशन में प्राउड फील करता हूँ। वो कहते हैं अगले दिन नमन जी मुझे आपसे मिलना है, मेरी तबीयत खराब थी, मैं घर पे था। कहते हैं कि मैंने कहा सर क्या मिलना है, कहते हैं नहीं नमन जी कुछ ना आपसे मिलकर आपको थैंक्स बोलना है, ठीक है। तो मैंने कहा आ जाओ जी घर आ जाओ सर, तो आ गए। और आपको पता है एक गोल्ड का छोटा सा मेडल मेरे लिए बनवा के लाए, ठीक है, मेडल। कहते हैं नमन जी मेरा मेडल है आपके लिए, ठीक है, आपने मेरी इतनी हेल्प करी। और आंखों से आंसू आ रहे थे उनके, कहते हैं आपने मुझे वहाँ से निकाला है जहाँ से मैं सुसाइड करने जा रहा था, एक गोल्ड का इतना छोटा सा मेडल मेरे लिए लेके आया, कहते हैं ये मेरा प्यार है आपके लिए। तो इस ऐसे इवेंट्स पे लगता है कि हाँ लाइक यू नो योर प्रोफेशन इज वर्थ इट, यू आर हेल्पिंग पीपल। ट्रू। पुलिस को आप काफ़ी साथ लेके चलते हैं, बट कई बार आप ऐसी सिचुएशन में भी आते होंगे जहाँ पुलिस के अगेंस्ट है, जहाँ आपको लगा कि भाई इन्वेस्टिगेशन पूरी पुलिस नहीं कर रही है, पुलिस शायद फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है अक्यूज्ड को। कभी ऐसे कोई केसेस? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या होता है कि पुलिस के अगेंस्ट हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, ओके, ठीक है। हम उन केसेस पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं जहाँ पे फैमिलीज हमारे पास आती हैं और फैमिलीज ये कहती हैं कि भाई जो पुलिस ने थ्योरी बताई है वो गलत है, हमारे हिसाब से कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अब ऐसे बड़े सारे केस हमारे पास आते हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि भाई ये जो पर्सन है इसने पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया सुसाइड है या पुलिस ने डिक्लेयर कर दिया एक्सीडेंट है, ठीक है। और वो हमारे पास इसलिए आते हैं ये पता करने कि ये सुसाइड और एक्सीडेंट ना होके ये हमें लगता है मर्डर हुआ जी, हमारे रिश्तेदार का, हमारी फैमिली का मर्डर किया गया। तो ऐसे केसेस बड़े सारे आते हैं हमारे पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो उसमें हम लोग क्या होता है कि ऐसे कई सारे पेरेंट्स आते हैं जिनके बेटे की डेथ हो जाती है तो उनको लगता है कि उनकी बहू का इन्वॉल्वमेंट था, और हमें फाइंड आउट भी किया ऐसा इसमें कि उसकी बहू का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, ठीक है। ऐसे भी केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें एक लड़के ने सुसाइड कर लिया ट्रेन की पटरी के नीचे कट के, ठीक है, और वो जो है वो पुलिस ने डिक्लेयर एज सुसाइड कर दिया, ठीक है, लेकिन वो बाद में मर्डर निकला, ठीक है। तो ऐसे भी केसेस आते हैं, यहाँ पे सड़क पे एक्सीडेंट हो गया पर्सन का और वो एक्चुअली में एक्सीडेंट ना होके इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम, जो उसको एक्सीडेंट की तरह शो किया गया था, ठीक है। तो बड़े सारे तरीके ऐसे केसेस आते हैं, बट इफ आई स्टार्ट यू नो नेमिंग देम ऑल ऑफ देम तो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। कोई जैसे आपने बताया कि कई बार वाइफ इन्वॉल्व होती है, कोई ऐसा केस? अभी हमारे पास एक केस आया, एक गांव से 4 लोग आए, मतलब गांव के थे वो, पंजाब के किसी गांव के थे। तो जो जिसकी डेथ हो गई थी इस पर्सन की, उसका ब्रदर और उसके जीजा जी, ठीक है, और 3-4 लोग हमारे पास आए। अब जो ब्रदर है वो ये कहता है कि जी मेरा भाई जो है ना
वो बड़ा हेल्दी था, ठीक है, उसकी मुश्किल से 40 साल की एज थी। कहते हैं कि उसकी डेथ हो गई और इसने जो है मेरी भाभी का मेरा फ़ोन आया कि भाई आपके भैया की तबीयत ख़राब हो रही है, आप आ जाओ जल्दी से। कहते हैं हम रहते हैं 200 किलोमीटर दूर, जो पास में रहता है उसको तो बुलाया नहीं, जो 15 किलोमीटर दूर है। हम 200 किलोमीटर दूर वालों को फ़ोन कर रही है कि जी इनकी तबीयत ख़राब हो गई, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आ जाओ। हॉस्पिटल उसको लेके गए हैं, ही वॉज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड, ठीक है। अब उसका जो है इन्होंने ऑटोप्सी करी। ऑटोप्सी में जो पहला जो वो था, जो पहली रिपोर्ट आई थी जो डॉक्टर ने लिखी, उनको लिखा है, उसमें लिख रखा था सस्पेक्टेड डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग, ठीक है। लेकिन ऑटोप्सी की जब रिपोर्ट आई, फाइनल ऑटोप्सी की रिपोर्ट, तो ऑटोप्सी की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी विसरा के लिए इनका सैंपल गया हुआ है। कहते लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा मौके पे, जब ये हॉस्पिटल में थे, इनकी बॉडी नहीं मिली थी, तो मेरे भाई का जो मोबाइल फ़ोन था, ठीक है, और मेरी जो भाभी का मोबाइल फ़ोन था, वो कोई एक आदमी दूसरा लेके खड़ा हुआ था वहाँ पे। और वो मैंने पूछा, वो उसी टाइम से आया हुआ था जिस टाइम पे मेरे उसकी भाई की डेथ हुई थी, और वो भाई की बॉडी के साथ मेरी भाभी के साथ आया था। और हम उन दोनों के मोबाइल फ़ोन, मेरे भाई का मोबाइल फ़ोन और उसका मोबाइल फ़ोन दोनों उसके पास थे, ठीक है। तो कहते हैं जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने कहा पता नहीं कौन हुआ होगा कि हेल्प के लिए आया होगा। तो कहते हैं कि वहाँ के जो है ना, फिर एक लोकल हमारा वो आया, रिलेटिव आया, तो वो आके उससे कहता है, ओए तू यहाँ क्या कर रहा है, तू कैसे पहुँच गया यहाँ पे, भाग यहाँ से, मोबाइल फ़ोन देकर थप्पड़ मारूंगा तेरे को दो यहाँ पे, ठीक है। उसने ऐसे बोला उसको, ठीक है। तो कहते हैं कि वो जो है, फिर मैंने उससे मोबाइल फ़ोन ले लिए और उसके जो है ना उसको, लेकिन कहते हैं कि इस बात से मुझे बड़ा शक हुआ। मैंने उससे पूछा भाई तूने इसको ऐसा क्यों बोला, कहता छोड़ो छोड़ो, घर की बात घर में रहनी चाहिए, छोड़ो इस बात को, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं तो चुपचाप आ गया। अच्छा, कहता है कि मेरे भाई के ऊपर बड़े सारे जो है ना वो थे, लोन्स थे, ठीक है। लोन्स में वो NPA हुआ था। अच्छा। लेकिन उसने जो है ना बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ करा रखी थी, ठीक है, कई करोड़ों रुपए की, जिससे कि लोन्स भी रीपे हो सकते थे और लोन्स रीपे होने के बावजूद उसका बहुत सारा पैसा भी बच सकता था उसकी वाइफ के पास, ठीक है। तो हमने जो है ना जो वो उसकी जो इंश्योरेंस का पैसा आया सारा, उसकी डेथ के बाद जो इंश्योरेंस का पैसा आया, उसके पैसे के बेस पे, ठीक है, उसने वाइफ ने सारा पैसा अलग कर लिया, उसके लोन्स रीपे नहीं किए उस पैसे से, ठीक है। लोन्स एज इट इज रह गए। अब जो जिनको लोन देना वो हमारे भी चक्कर काट रहे हैं कि भाई हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो, ठीक है। और वाइफ सारा पैसा लेके अलग हो गई अपने अकाउंट में, ठीक है। तो वाइफ जो है वो इसके लोन्स क्लियर नहीं कर रही है। कहते हैं कि अब हमारे को जो है ना ये सारी अब अच्छा, जो हमने आस पड़ोस में इन्वेस्टिगेशन जो करी अपनी उनके लोकल लेवल पे, तो कहते हैं जो लड़का हॉस्पिटल में आया था, कहते हैं जी ये तो यहाँ पे आता रहता है, इनके घर में इसके हस्बैंड की एब्सेंस में आता रहता था। और जिस दिन इसके हस्बैंड की डेथ हुई, उस दिन जो है हमें पता चला कि ये जो हस्बैंड है उस दिन अचानक से घर में वापस आया था और ये लड़का पहले से था वहाँ पे, और हमें थोड़ी देर बाद पता चला कि इसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो कहते हैं पूरी की पूरी जो है कॉन्स्पिरेसी है। फिर हमने उसकी वाइफ के उस आदमी के साथ एविडेंसेस निकाले कि दैट शी इज हैविंग एन अफेयर विद दिस पर्सन बिफोर द मैरिज, ठीक है। विसरा की रिपोर्ट अभी भी उस केस में अवेडिट है, ओके, ठीक है। सो बॉडी तो क्रिमेट तभी कर दी थी। तो अब उस केस में हमारा काम था एविडेंसेस प्रोड्यूस करने का, हमारा काम था ये प्रोड्यूस करने का देयर कैन बी अ कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि जब ये सारा केस जो है अब इस विसरा की रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड रह गया, तो जब वो आएगी देन इट इज गोइंग टू मेक सम सेंस। बट ये क्लियर हो गया कि दे वर हैविंग रिलेशनशिप्स, द बॉय वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ हिज डिमाइस, ठीक है। और वो दोनों ही उसको हॉस्पिटल लेकर आए हैं, ठीक है। सारी चीज़ें प्रूव हो गई हैं, हमारे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर से सारे एविडेंसेस मिल गए हैं। अब आगे जैसा होगा तो पुलिस इज गोइंग टू डू दैट। ये हमने ब्रेक लिया था खाते खाते, पर खाते खाते मुझे एक सवाल याद आया, क्योंकि ये जो चने हैं, चना जोर है, ये दिया रिधि जी ने, जो कि इनकी वाइफ, और ये मुझे पता चला कि ये खाली आपकी पार्टनर और पार्टनर इन क्राइम नहीं है, ये आपकी पार्टनर इन इन्वेस्टिगेशन भी है। डेफिनेटली शी इज। क्या बात है। तो ये कभी ऐसा हुआ कि आप दोनों ही किसी फंस गए कहीं, और आपको डर लगाओ इसलिए नहीं कि आप हैं, इसलिए कि वो साथ में है? हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली क्या था कि ऐसा कई बार हो जाता है, ठीक है। आप अपने लिए नहीं डरते हमेशा, ह्यूमन टेंडेंसी है ना, आदमी अपने लिए कभी डरता है, अपनी फैमिली के लिए डरता है। ट्रू। जितनी भी आज तक मूवीज में दिखाया गया है, ये दिखाया कि फैमिली को किडनैप कर लेते हैं आदमी को डराने के लिए, ठीक है। तो आदमी हमेशा अपनी फैमिली के लिए डरता है,
आपने फैमिली मैन में काम किया था, जी जी। ठीक है, उसमें तो फैमिली के लिए डरा था। या मनोज जी फैमिली के लिए हाँ रहते हाँ। हैं। तो हर कोई अपनी फैमिली के लिए डरता है, लेकिन एक बार ऐसा इवेंट हो गया था जहाँ पे ऐसा लगा कि हाँ इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग डिजास्टर इफ इन केस समथिंग हैपन्स। जहाँ पे ऐसे हम लोग गए थे, ये भी एक ब्लैकमेलिंग का केस था। तो हमारे पास क्लाइंट आया, हमसे कहता है नमन जी, हमने जो है ना वो आपने ब्लैकमेलिंग के तो बड़े सारे केस किए हैं, लेकिन आपने कभी किसी रूरल एरिया में केस किया है? तो किसी गांव वगैरह में? मैंने कहा कि लेकिन गांव में हमने केस नहीं किया, लेकिन डायनामिक्स तो हर जगह सेम ही होते हैं। तो हम कर लेंगे, बताओ आप क्या काम है? कहता है कि मेरा जो है ना एक अलायंस था, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट का जो यूनियन लीडर है वो ना बड़ा नोटोरियस है। उसकी वाइफ मेरे पास आई, उसकी वाइफ मेरे पास आके ये कहती है कि जी मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मारता है, ये करता है वो करता है, और धीरे धीरे उसने मेरी बातें करनी शुरू कर दी है। मेरा और उसकी वाइफ का अलायंस हो गया। मैं वहीं के एक होटल में उससे मिला भी 1-2 बार, ठीक है। अब क्या हुआ है कि उसके हस्बैंड ने उसकी सारी चैट्स पकड़ ली जो मेरे साथ थी, ठीक है, और उसका हस्बैंड जो है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है उन चैट्स के बदले में, ठीक है। वो मेरे से जो है पैसे मांग रहा है और 2 करोड़ मांग रहा है, जैसे मैं 50 लाख रुपए उसको दे भी चुका हूँ, और उसने मेरे से एग्रीमेंट भी बनवा लिया। ब्लैकमेलिंग का एग्रीमेंट सुना कभी आपने? ब्लैकमेलिंग का एग्रीमेंट दिखाया उसने मुझे, एग्रीमेंट बनवाया उसने ब्लैकमेलिंग का प्रॉपर 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे कि तुम्हारे मेरी वाइफ का अवैध संबंध थे, और तुम्हारे जो अवैध संबंध तुमने डेवलप करे उसके वजह से तुम्हारे को अब 2 करोड़ रुपये मुझे देने पड़ेंगे, जिसमें 50 लाख रुपये मेरे पास आ गए हैं, और 1.5 करोड़ रुपये आप दे दोगे, इसके बाद तुम्हारा और मेरा मैटर खत्म, मैं तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जो भी पिक्चर्स वीडियोस चैट्स हैं मेरी वाइफ मैं डिलीट कर दूंगा। उसने एग्रीमेंट बनवा रखा था उस बंदे ने। तो मैं भी देख के हैरान हो गया, मैंने कहा कि इस एग्रीमेंट की वैल्यू भी है कोर्ट में? मैंने कहा नो, उसने तो मैंने कहा तो एटम बॉम्ब है, लोग खुद फंसेगा इसमें, तो ये तो खुद ही एविडेंस दे दिया उसने अपने अगेंस्ट। तो अच्छा, अब क्या हुआ कि वो कहता है नमन जी लेकिन अब इसको हैंडल तो करना है किसी भी तरीके से। तो हमने उसके बारे में ब्लैकमेल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करी, उसको कई दिनों सर्वेलेंस पे रखा, और देखा अपनी वाइफ को खुल के घूम रहे हैं, वो मस्ती कर रहे हैं, दोनों साथ में आइसक्रीम साथ में खा रहे हैं, घूम फिर साथ में रहे हैं, रेस्टोरेंट में साथ में घूम रहे हैं। तो पता चला इसकी तो वाइफ भी इन्वॉल्व है इसमें, दोनों ने मिलकर किया है काम, ठीक है। तो अब हमने सारी पिक्चर्स और वीडियोज़ बना लिए उसके। अब हमारे को क्या करना था कि हमने जो था ना रिमोट एरिया था, वहाँ पर आगे जाके ना पहाड़ी सा एरिया था थोड़ा, वहाँ पे आगे जाके सिग्नल्स भी ख़त्म हो जाए थे मोबाइल के। तो जिस थाने से उस वहाँ पर जाके ना हमें क्या करना था, इसको घर से उठाना था इस बंदे को। हमने वहाँ के जो एसएसपी थे उनसे थाने में कहलवा दिया कि भाई ऐसे ऐसे केस है और हम जो है इसको उठाने जाएंगे। अच्छा, थाना क्या था, छोटा सा थाना था, वहाँ पर 2-3 पुलिस वाले होते थे, वो भी वर्दी पहनते नहीं थे वो भी, ठीक है, वो भी ऐसे ही बैठे रहते बनियान में वहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या है कि वो कहते हैं चलो जी थाने वो लेने चलते हैं उसको। उनकी गाड़ी भी नहीं थी उनके पास, हम अपनी इनोवा में उनको लेने जा रहे थे उसको पिकअप करने। अब जब हम उसको पिकअप करने जा रहे थे तो हम रास्ते में जा रहे थे, इधर से आ रहा था, ठीक है, एक गाड़ी में उसके 3 लोग थे। तो मैंने कहा कि इसका 3 लोग हैं, ये वहीं से आ रहे हैं सामने से। तो पुलिस वाले जो मेरे साथ 2 कांस्टेबल्स गए थे उन्होंने कहा यहीं से उठा लेते हैं इसको। मैंने कहा अभी नहीं उठाते सर, 3 लोग हैं। तो कहते हैं कि नहीं उठा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में तो नहीं हाथ आएगा नहीं आएगा, आप भी इतनी दूर से आए हो, दिल्ली से आए हो, ठीक है, करो इसको काम ख़त्म करो, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है उठा लेते हैं। हमने गाड़ी घुमाई, पीछे लगा दी उसकी गाड़ी के आगे जाके लगा दी गाड़ी, ठीक है, और गाड़ी लगा के उसको गाड़ी में से पिक कर लिया पुलिस वालों ने। तो पिक करके उसको थाने में ले आए। जब थाने में लाए तो पुलिस वालों ने 1-2 लगा दिए उसको वहाँ पे। तो वो एकदम बैठ गया नीचे कि जी मेरे से गलती हो गई बाबूजी, मेरे से गलती हो गई, ख़त्म करो इस मैटर को, ये करो वो करो। लेकिन इतने में था यूनियन लीडर, दबंग था बड़ा, लेकिन उस टाइम पे उसको पता था कि मुझे लग रहा है FIR हो गई, उसको लग रहा था, और उसको अच्छी तरह सप्रेस कर दिया। लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस थाने के अंदर 60-70 लोग आ गए, और वो आगे कटारे लेके डंडे लेके। वो था वहाँ का यूनियन लीडर, मैंने आपको बताया, और वहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टी का भी लीडर था वो। तो जो 3 लोग उसके साथ गाड़ी में बैठे थे ना, उन्होंने देख लिया था कि पुलिस लेके जा रही है। अब वही हमसे गलती हो गई थी, वो उन्होंने जाके सबको इन्फॉर्म कर दिया, वो सब थाने में आ गए। अब थाने में आ गए तो वो हमारे ऊपर ही चढ़ गए। मैंने आपको बताया पुलिस वाले कम थे वहाँ पे, हम ही थे वहाँ पे, और पुलिस वाले 1-2 पुलिस वाले थे हमारे साथ। तब अर्जेंसी में वो आके सारा चीखना शुरू, और हम जान से मार देंगे, ये कर देंगे, कौन आया दिल्ली से, हमें पता लगा दिल्ली से आया उठाने के लिए, ये वो। फिर वो जो वहाँ का आई था बड़ा अच्छा आदमी था, वेरी नाइस पर्सन। उसने हमारे को बोला सर आपने पीछे से निकलो, इनकी हमारे दुश्मन नहीं है, आपसे है, ठीक है, क्योंकि आप आए हो दिल्ली से, ठीक है, हमारे को तो कुछ बोलेंगे नहीं है, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारे को पीछे के रास्ते से
निकाल के और दूसरी गाड़ी में भेजा, लेकिन मेरी वाइफ का आधार कार्ड वहीं पे गिर गया। अब आधार कार्ड उनको सबको, हमें लगा कि आधार कार्ड उनको मिलना चाहे और कहीं ये दिल्ली में आके हंगामा ना कर दें, कुछ और ना कर दें। तो फिर हमने जो दोबारा से जब वहाँ से निकले, हमने एसएसपी से बात करी दोबारा से। एसएसपी ने कहा जी अगले दिन आप चिंता मत करो, इस चीज़ को हम टेक ओवर कर लेंगे। अगले दिन जाके फुल फोर्स के साथ गए, दूसरे जो थाना थे वहाँ से फुल फोर्स लेके गए, ब्लैकमेल घर से उठाया और घर से उठा के उसको पूरी तरीके से उसको सबसाइड किया, थाने में ला के फुल फोर्स के साथ। कोई कुछ नहीं बोल पाया वहाँ पे, पूरी उन्होंने सिक्योरिटी लगा दी बाहर और उससे सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट निकलवाए। दोनों हस्बैंड वाइफ को ला के उनसे कन्फेशनल करवाए, क्लाइंट को वहीं बुलाया सामने, सारी चीज़ें उसके सामने डिलीट करवाई, सब कुछ ख़त्म करवाया। बाप रे, मतलब कई बार जान पे भी बन सकती है। बहुत जान पे बन जाती है, बहुत जगहों पे बन जाती है। सर आजकल बड़े केसेस ऐसे आ रहे हैं कि शादी के बाद मार दिया क्योंकि हमारा शादी के पहले कुछ था अफेयर, हम वहाँ शादी करना चाह रहे थे। तो इस वजह से क्या अब आपके पास ऐसे इन्वेस्टिगेटिव केसेस ज़्यादा आने लगे हैं जहाँ शादी के पहले लोग बैकग्राउंड चेक टाइप का कुछ करवाना चाह रहे हों, या ये फिनोमिनन पुराना था, लोग पहले भी चेक करवाते थे पर अब बढ़ गया हो? देखिए, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन जो है ना इज़ अ वेरी वेरी कॉमन सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा केसेस जो हमारे पास आते हैं प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस के ही होते हैं, नंबर्स। एंड आई वुड कॉल माई सेल्फ कि हम पायनियर्स हैं प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन से इन द कंट्री। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी कंपनी होगी हिंदुस्तान की, प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी, जिसके साथ प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन हमसे ज़्यादा आती होंगी। ठीक है, शायद ही कोई ऐसी कंपनी अगर हो तो। ठीक है, कोई ऐसा किस्सा जो याद रह गया हो? तो बेसिकली बहुत सारे केसेस होते हैं प्री मैट्रिमोनियल के, सबसे ज़्यादा केसेस करते हैं। तो क्या होता है कि हर केस अपने आप में यूनिक होता है। अभी हमने एक रीसेंट केस किया, ये याद इसलिए रीसेंट है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास फैमिली आई, उनके जो डॉटर है वो बेसिकली वो अब्रॉड में, यूके में रहते हैं। यूके में वो किसी एक लड़के से मिली और यूके में मिलने के बाद दे फेल इनटू लव, और वहाँ पे उन्होंने अपना लिविंग में रहना शुरू कर दिया यूके में। जो बॉय है, ठीक है, वो बहुत रिच फैमिली से है। ठीक है, वो कहते हैं कि हमसे भी 10 गुना ऊंची फैमिली से है। ठीक है, सो आप जो है इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करके बताओ। लेकिन बस एक ही लगूना बॉय ने बताया कि इसकी जो मदर है और जो फादर है वो अलग अलग रहते हैं। तो उनका रीज़न ऑफ सेपरेशन क्या है दोनों का, ये भी आप हमें पता करके बताओ। ठीक है, तो हमने जो है, अच्छा जो मदर हैं, मदर फादर हैं, वो उसकी यहाँ पे मदर से मिल चुके, फादर सामने नहीं आते, मदर से ही बात करते हैं उस लड़के की यहाँ पे। तो जो मदर हैं वो बड़ी फ्लैम्बॉयंट सी हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास उतना पैसा है। तो कहते हैं जी, वो ये बताती हैं मदर हमारे को, और लड़का बताता है कि जी हमारे पास जो है, हमारे कई सारे हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, और हॉस्पिटल्स, और हमारे पास जो है हमारी शिपिंग कॉर्पोरेशन है, हमारे पास कई सारे जो है वो यॉट्स हैं अपनी। ठीक है, पता नहीं क्यों आप जो ये कह रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे भी हमने 1-1.5-2 महीने पहले कुछ ऐसा देखा भी है, कुछ ऐसे लोगों को टीवी पे देखा है। एनीवे, सॉरी। हाँ, तो यॉट्स हैं हमारी। तो हमने कहते हैं कि हम जो है, अच्छा अब क्या है कि हमने कहा कि चलो, कहते हैं कि, और मतलब जो है जब भी मेरी वाइफ के साथ जाती हैं तो ज्वेलरी बड़ी खरीदती हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि लेकिन फादर से क्यों अलग होकर रह रही हैं? ठीक है, आप ये पता कर दो। अब हम जब पता करने गए इनकी मदर के बारे में, ये बॉम्बे की केस है। ठीक है, तो जब हम पता करने गए इसकी मदर के बारे में, तो देखा कि इसके फादर और इसके मदर जो है ना सेम कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, फादर अलग रहते हैं। फादर जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। लड़के के जो फादर है वो अपने अलग पेरेंट्स रहते हैं, मदर अकेले एक घर में रहती हैं। सब स्टैंडर्ड सोसाइटी है, कोई बहुत बड़ी सोसाइटी नहीं है। जिसकी शिपिंग कॉर्पोरेशंस हो, जिसके पास इतना पैसा हो, वो किसी अच्छी जगह पे रहेगा ना। ठीक है, ये रहती है 3 बेडरूम फ्लैट में। ठीक है, सो फादर जो है इसके, हमने जब इन्वेस्टिगेशन के पता चला 50,000 रुपये की नौकरी करते हैं। मैंने कहा जिसके इतने बड़े आदमी हैं, जिनकी शिपिंग कॉर्पोरेशंस हैं, जिनके बड़े बड़ी यॉट्स हैं और जिनके हॉस्पिटल्स हैं अपने, उसके फादर क्यों ऐसा करेंगे? वो 50,000 रुपये की नौकरी करेंगे वो। तो फिर जो है वो मदर की साइड से इन्वेस्टिगेशन, हमने कहा मदर की साइड से कहीं वो रिच ना हो। तो पता करा पेरेंट्स के दोनों एक्सपायर्ड हैं, और जो उसकी सिस्टर है, बस एक सिस्टर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि उसका हस्बैंड तो स्कूटर पर कोई, कार भी नहीं है घर में। तो इसकी मदर के पास इतना पैसा कहाँ से आया? अब जब हमने हॉस्पिटल्स की वेबसाइट्स देखी तो मदर का नाम डायरेक्टर की तरह लिखा हुआ है वहाँ पे पूरी तरीके से।
ठीक है, तो हमने कहा कि डायरेक्टर भी लिखा हुआ है, तो मदर ने अपना पैसा इतना सारा कैसे कमा लिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम की, इसका यॉट्स भी हैं, इसके पास शिपिंग कॉर्पोरेशन है, और फिर भी इतनी मीडियोकर कॉलोनी में रह रही है। फिर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमें पता चला कि जितनी भी इसने कंपनीज खोली हुई हैं उसमें ऑल द डायरेक्टर तो है लेकिन शेयर होल्डर नहीं है। मतलब इसको डेजिग्नेशन डायरेक्टर की दे रखी थी, ठीक है, लेकिन शेयर होल्डिंग कुछ भी नहीं थी इसकी। और जब हमने इसकी बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, जो हॉस्पिटल्स थे, हॉस्पिटल ट्रस्टी ही नहीं थी लेकिन वेबसाइट पे नाम दे रखा है इसका, स्टाफ इसको जानता ही आती है। जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें ये पता चला कि जो हॉस्पिटल के ट्रस्टी थे और जो कॉर्पोरेशन है जो इसके ओनर थे, इनके साथ इसके इलिसिट रिलेशनशिप है। इसी वजह से ये दोनों सेपरेटेड हैं, हस्बैंड और वाइफ। और ये जो वाइफ है और इनका बेटा भी अपने आप को फ्लैम्बॉयंट शो करने के लिए सारी अपनी उसकी प्रॉपर्टी अपनी बताते हैं। सर इसका मतलब है कि लोग क्रिएटिव हो गए हैं ना, दिमाग बहुत लगाने लगे हैं। ऐसा कोई और दूसरा केस जहां पर आपको लगा हो कि भाई ये तो क्रिएटिविटी की इंतहाई हो गई है? क्रिएटिविटी तो अभी हमने ऐसे तो बहुत सारे केस मतलब बहुत छोटी चीज के लिए कुछ बहुत बड़ा किसी ने कर दिया हो। अब ऐसे एक केस हमारे पास आया था, एक प्रोड्यूसर हैं, ये बॉम्बे के हैं, तो उन्होंने जो है वो हमारे पास आए, वो कहते हैं कि जी मैंने जो है एक लड़की है वो बेसिकली मेरे पास एक्टर बनने आई थी, ठीक है, और स्मार्ट लड़की है, मेरे उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप हो गए। अब वो रिलेशनशिप डेवलप तो हो गए, मैंने उसको उस टाइम पे रोल भी प्रॉमिस कर दिया था, ठीक है, इसने मेरे सीक्रेट वीडियोस बना लिए, ठीक है, अब जो हम दोनों आपस में रिलेशनशिप के, अब उस रोल के लिए, ठीक है, मेरे को सूटेबल नहीं लगी लड़की जो रोल हमारी मूवी में, और मैंने डायरेक्टर को भी दिखवा दिया, सब कुछ दिया, इसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ऑडिशन में भी रिजेक्ट हो गई, ठीक है। अब वो डायरेक्टर इसको लेना नहीं चाहता है, ठीक है, और ये मेरे पीछे पड़ी हुई है कि जब मुझे रोल चाहिए, अगर रोल नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। ये तो इंतहा है क्रिएटिविटी। मतलब डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ गया है, तो ऐसा कोई केस जो हालिया आपने सॉल्व किया हो जहां पर लोगों ने जैसे डिजिटल अरेस्ट या इस तरह के मीडियम का इस्तेमाल किया हो? ऐसे ना देखो, डीप फेक्स, ये ना बड़े सारे केसेस आते हैं सेक्सटॉर्शन के, जो ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन करते हैं लोग, जी जी, ठीक है, या फिर जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं। ये एक केस हमारे पास आया था, ये केस था डिफेमेशन का। डिफेमेशन का कैसे कि इसमें क्या था कि पर्सन का ऑब्जेक्टिव पैसे गेन करना नहीं था, पर्सन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ डिफेम करना था किसी को। एक लड़की की शादी होने वाली है, शादी होने से पहले एक यूके के नंबर से अलग अलग जगहों पे इसके सारे रिश्तेदारी में, इसके हस्बैंड की सारी रिश्तेदारी में, इसके हस्बैंड को, इसके फादर को, इसकी मदर को, सबको मैसेज भेजा जाता है विद द पिक्चर्स ऑफ दिस गर्ल, ठीक है, और जिसमें ये जो गर्ल है शी इज नेकेड, ठीक है, विदाउट द क्लोथ्स, और वो अपनी सेल्फीज लेके किसी को भेज रही है, उन पिक्चर्स में ऐसा आ रहा है, ठीक है, और उसमें डिफेम करने के लिए ये बोला गया है कि भाई इस लड़की के जो संबंध है कई सारे लड़कों के साथ रहे हैं, ये रहा है, वो रहा है, एंड ऑल दैट। अब ये जो है ये गर्ल पर्टर्ब हो जाती है कि भाई ये किसने मैसेज भेजा, पूरा हंगामा जाता है उनकी फैमिली में। अब हमने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो यूके के नंबर से वो मैसेज आ रहे थे। ये कहती है कि जो लड़का है, ठीक है, जिसको उसने पिक्चर्स को भेजी थी, ठीक है, वो लड़का तो जो है वो मैरिड है ऑलरेडी, उसके तो अपने बच्चे भी हैं, ठीक है, तो वो तो करेगा नहीं है काम। तो कहते हैं कि आप ये पता करो कि ये किया किसने है काम, ठीक है। सो अब हमने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। तो जब हमने यूके के जिस यूके के नंबर से कॉल आया था और मैसेज आए थे, हमारे वर्ल्ड एसोसिएशन और डिटेक्टिव के थ्रू, WAD के थ्रू हमारे काउंटर पार्ट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में हमारी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं अगर कहीं का भी केस होता है तो, और हम उनके लिए इंडिया में इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो हमने टास्क उनको दिया कि भाई यूके का किसका नंबर है, तो उन्होंने ये पता लगाया कि भाई यूके में एक लड़का है, उसका ये नंबर है, और ये जो लड़का है बेसिकली स्टूडेंट है। तो अब जो है वो हमें लगा कि भाई चलो ये स्टूडेंट है, मैंने कहा कि लेकिन कहते कि हमने उससे पूछा कि भाई आप इस किसी लड़के को जानते हो, कहते मैं तो किसी लड़के को जानती नहीं हूँ। अच्छा, ज्यूरिसडिक्शन हमारी है नहीं, यूके की ज्यूरिसडिक्शन, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पावर तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी और गवर्नमेंट चैनल को यूज़ नहीं कर सकते। हमने यूके के काउंटर पार्ट्स को बोला आप इसके मोबाइल से बस हमें इतना पता करके दो ये इंडिया में किस से बातें करता है, ठीक है। उन्होंने उसके अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करके हमारे को कुछ नंबर्स दे दिए जिन नंबर्स पे वो इंडिया में बातें करता है, ठीक है। अब जब हमने वो नंबर्स हमारे पास आ गए इंडिया के जिस पर बातें करता था, हमने उन नंबर्स के ऊपर चेक किया तो हमें उन नंबर्स पे चेक करके ये पता चला
कि जो उसमें हमने नेम्स और एड्रेसेस निकाले उन नंबर्स के, हमने सारे नेम्स एंड एड्रेस लड़की को दिखाए कि आप इनमें से जानते, तो उसमें से वो आइडेंटिफाई कर गई ये इसका बॉयफ्रेंड नंबर 2 था। जो बॉयफ्रेंड नंबर 1 था वो तो मैरिड था, ये बॉयफ्रेंड नंबर 2 था। ठीक है, इसने क्या किया था, जब इसने कहा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नंबर 2 है जिसके साथ टच में है लंदन वाला पर्सन। अब हमने कहा कि ये अगर ये है तो इसका सब की पिक्चर्स और वीडियोस थी, कहते नहीं थी। तो कहते हैं कि लेकिन ये बड़ा नोटोरियस था, ये साइको था, ऑब्सेशन थी इसमें, पॉसेसिव था बड़ा। ठीक है, तो ये काम ये कर जरूर सकता है, लेकिन पिक्चर्स कैसे ही वो मैं नहीं कह सकती। हमने कहा जी फिर अब एक काम करते हैं, इसको जो है ना वो आप ना वही जो हम कंप्लेंट फाइल करके इसको पुलिस के थ्रू हम इसको ले आते हैं थाने में। हम जो है कंप्लेंट फाइल करके उसको उसके बेस पे ले आए थाने में। थाने में लाके उसके मोबाइल खोल खाल के देखा तो मिल गई उसकी पिक्चर्स उसमें। अब वो जो पिक्चर्स मिल गई उससे पूछा तो कहता है जी जब ये एक बार सो रही थी ना तो मैंने इसे फ़ोन से ले ली थी मेरे साथ। तब उसको वहाँ पे हमने सबसाइड किया। बाप रे। तो ऑनलाइन जो है ना आज की डेट में लोग ये सोचते हैं कि ऑनलाइन हम कुछ भी कर सकते हैं और वो पकड़ा नहीं जाएगा कभी। और इसने भी सोचा कि मैं यूके के नंबर से भेजूंगा अपने फ्रेंड के तो कोई पकड़ नहीं सकता। फिर हमने बाद में चेक भी किया, इस लड़के की प्रेजेंस उस टाइम यूके में ही थी जिस टाइम पे मैसेज भेजे गए थे। सर ये किस्से तो आपके पास इतने सारे हैं कि हमारे लिए पूरा दिन कम पड़ेगा, लेकिन हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे एज एन अवेयरनेस, आप कोई मैसेज अगर देना चाहें लोगों को कि आज के दौर में क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं ताकि एटलीस्ट ब्लैकमेल, सेक्सटॉर्शंस, डीप फेक, इन सब से बचा जा सके। जैसे आपने होटल का एक बताया कि बड़ा मुश्किल है चीज़ों को कंट्रोल कर पाना, बट एटलीस्ट कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान में रखें तो होटल में जाकर, क्योंकि आप होटल में जा रहे हो वेदर यू गोइंग फॉर अ पर्सनल रीज़न और फॉर प्रोफेशनल रीज़न ऑल्सो, आप बिल्कुल बेफिक्र होते हो ना। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो वो प्राइवेट मोमेंट्स भी अगर बाहर आ जाते हैं तो वो भी किसी के लिए विचलित करने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इंसान एक दिमाग में रख सकता है कि ठीक है आज के इस दौर में ये चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में, इनको हम एटलीस्ट अपने दिमाग में रख सकते हैं। देखिए मैं ना आपको एक बात बताऊँ, मैं लोगों को एक बात बोलता हूँ, फ्रॉड हमारे चारों ओर है जी, सर्कलिंग अराउंड अस, एवरीवेयर इज़ अ फ्रॉड। शादी में भी फ्रॉड है, ठीक है, आपको बिजनेस करने में भी फ्रॉड है, अगर आपके साथ बिजनेस अलायंस करो उसमें भी फ्रॉड है, किसी भी रिलेशनशिप में आप जा रहे हो उसमें फ्रॉड है, हर जगह पर फ्रॉड है। आपको बचना है, अपने आप कैसे बचना चाहते हो, ठीक है, यू हैव टू बी अवेयर इन द सेंस कि आपको हर स्टेप लॉजिकली लेना है। आपको टू गुड टू बी ट्रू वाली चीज़ें तो बिलीव ही नहीं करना है कभी जिंदगी में। जो सच्ची में आपको इतनी अच्छी चीज़ें लग रही है कि इससे अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है, देयर इज नथिंग टू गुड टू बी ट्रू। और फिर चाहे इंसान हो, स्कीम हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आपको एक लॉजिकल डिसीजन लेना है, ट्रस्ट बट वेरीफाई, ठीक है, वेरिफिकेशन करने के बाद ही किसी के ऊपर ट्रस्ट करना है। चाहे वो आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे वेरिफिकेशन करो, चाहे आप किसी थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन कराओ, बट अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स हैं जिनके ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट है, ठीक है, उनके सिवा किसी भी थर्ड पर्सन पे ट्रस्ट करने जाते हो तो ऑलवेज गेट दैट पर्सन वेरीफाइड कि वो ट्रस्ट वर्दी है भी या नहीं है। आप अपना समय दिया और इतने सारे इंटरेस्टिंग किस्से आपने बताए। आई एम श्योर बियॉन्ड एंटरटेनमेंट, या होता है ना कि आप चटकारे लेके कुछ चीज़ें सुनते हो, बियॉन्ड दैट दिस सर्व्स वन वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस, इट क्रिएट्स अवेयरनेस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये लोगों की आंख कान खोलता है। डेफिनेटली, यस यस। तो हमसे संवाद करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में बस एक ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट, जैसा कि सर ने कहा कि विश्वास बहुत ज़रूरी है, अच्छा है, लेकिन अंधविश्वास या अंधा विश्वास किसी पर भी कभी नहीं करना चाहिए। एक सवालिया निशान या एक जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक संदेह, वो आपके भला ही करेगा। वो किसी तरह से ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप पर वो सवालिया निशान है या आपका रिलेशनशिप उससे ख़राब हो रहा है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखना कि अगर ऐसा है तो चलो थोड़ा सा एक लेट्स बी कॉशियस अबाउट इट, वो ज़रूरी है, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड जहाँ सब कुछ बाहर है। वेरी ट्रू। एवरीथिंग इज इन दी ओपन।
एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। एक्सेसिबल, यस। तो अंधा विश्वास ना करें, और चीज़ें आसान हो गई हैं, चीज़ें पता करना, चीज़ें जानना बहुत आसान है। तो ऐसे माहौल में अवेयर रहें, जैसे कि वो क्राइम पेट्रोल में अनूप सोनी जी कहते थे, सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। तो बहुत ज़रूरी है। और कभी अगर ऐसे पेंच में आप फंस जाएं कि सर की ज़रूरत पड़े, तो सर से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा सौभाग्य रहा कि आपसे हम संवाद कर पाए, इतनी इंटरेस्टिंग बातें हम कर पाए। बातें तो क्या ही करी, आपने इतने इंटरेस्टिंग किस्से सुनाए हमें और अवेयर किया हमें। सो थैंक यू वेरी मच हमसे संवाद करने के लिए।